आज हम एंगल्स की रचना द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जिसकी रचना 1884 में हुई थी, 1884 में हुई थी, उसको 140 साल इस साल पूरे हुए हैं। और ज़ाहिरा तौर पे पूरी दुनिया में अलग अलग जो क्रांतिकारी ताकतें हैं, जो मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, माओ, स्टालिन के विचारों को मानते हैं, तमाम ऐसे लोग इस रचना को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आज के दौर में इस रचना को सेलिब्रेट करने के क्या मायने हैं? हम अगर किसी चीज़ को कमेमोरेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, उसको याद करने के क्या मायने? और जैसा कि प्रियंवदा ने शुरुआती बातचीत में कहा भी, आज जिस संदर्भ में हम इस व्याख्यान को या इस पूरे डिस्कशन को रख रहे हैं, वो इस टेक्स्ट पर, इस काम पर हमारी बातचीत को और ज़रूरी बना देता है। हम जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही कलकत्ता में एक बहुत ही बर्बर किस्म की घटना घटी, जिसमें एक डॉक्टर थी, उनका रेप और उनका मर्डर, और वो भी बहुत ही बर्बर तरीके से किया गया। वो मतलब उस पूरी घटना को आप इंसानी जो कोई मानक अगर आप बनाएंगे, उस पर आप कहीं पर उस घटना को नहीं रख सकते, क्योंकि इतना पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। लेकिन अभी वो घटना हुई भी नहीं थी कि मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ रेप की घटना होती है। बाहर की बात क्यों करें, अभी जिन दो इलाकों में हमारे साथी यहाँ काम कर रहे हैं, दिल्ली में करावल नगर में एक 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, और वहीं पर शाहबाद डेरी में, जहाँ फिर हमारे साथी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होती है। अब जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, ज़ाहिरा तौर पे जो सबसे पहला रिएक्शन, जो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है, वो तो गुस्सा ही होती है। हमें गुस्सा आता है और हमें नफ़रत होती है, और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। और हम अगर कारणों तक जाने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले जो हमें, आप कह सकते हैं, सतह पर नज़र आता है, तो ये नज़र आता है कि भाई इस ऐसे घटिया कामों को, इस तरीके की घृणित कार्रवाइयों को अंजाम देने वाले आदमी हैं। औरतें तो नहीं कर रही हैं। जब रेप की घटना हो रही है, रेप के साथ साथ इतने ब्रूटल मर्डर्स हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, और इन अभी हालिया घटनाओं को छोड़ भी दिया जाए तो पिछले लंबे समय में, और ख़ास तौर पे पिछले, अगर हम 10 सालों का अपने देश का इतिहास उठाकर देखें, जब से कि फांसीवादी मोदी सरकार सत्ता में पहुंची है, और जिस तरीके से बलात्कारियों को खुले तौर पे सत्ता की शह मिली हुई है, जिस पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का स्वागत सत्कार किया जाता है जब वो 8 साल की एक बच्ची का रेप करते हैं, उसका मर्डर करते हैं, और उसके बाद जब सज़ा की तो दूर की बात है, लेकिन उनको घुमाया जाता है तिरंगा लेकर, यात्राएं निकाली जाती है। वहीं पर जो गुजरात में जिस तरीके का, उसको दंगा तो नहीं कह सकते, जो फांसीवादी उन्मादियों ने और सत्ता की शह पर जिस तरीके का हमला और जिस तरीके का जेनोसाइड मुसलमानों का किया गया 2002 में, उसके बाद वहाँ पर जो बलात्कार के आरोपी हैं, जो मर्डर्स के आरोपी हैं, जो अभी बच्चे पैदा तक नहीं हुए, उनको मार देने के जो गुनहगार हैं, उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है, उनको जो है, उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही है, उनकी पैरोल हो रही है। और हरियाणा में तो राम रहीम से लेकर, अगर आप कहीं पर भी अभी आशाराम बापू, चिन्मय आनंद, मतलब बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें सबसे भयंकर है। हालांकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस दूध की धुली नहीं है, लेकिन हमारे देश में फांसीवादी तो ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा चाल, चेहरा, चरित्र, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म को बचाने की बात करते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ज़ाहिरा तौर पे उनसे गया बीता। और इस कंपटीशन में अगर कभी कोई ऐसा कंपटीशन हो तो वो ज़ाहिरा तौर पे उन्हीं को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। लेकिन गुस्से से आगे, या फिर जिसको कहते हैं कि जो अभी भी जिस तरीके के प्रदर्शन हुए, जिस तरीके का रिस्पॉन्स इन घटनाओं पे आया, जस्टिस की बात हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली जस्टिस के साथ सज़ा देने की बात हो रही है। इन सारी चीज़ों को कोई कम करके नहीं देख रहे। ये होना चाहिए जो स्पॉन्टेनियसली सड़कों पर औरतों का ख़ास तौर पे, और तमाम इंसाफ पसंद नौजवानों का, स्टूडेंट्स का, लड़के लड़कियों सबका जो गुस्सा फूटा, वो देखने लायक था। और स्पॉन्टेनियसली बहुत जगह, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर JNU, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, लगभग हर जगह ही
रिक्लेम द नाइट जैसे जो है प्रोटेस्ट उनको ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन सज़ा की मांग करने तक या फिर जस्टिस की बात करने तक ये ठीक है, ये तो करना ही चाहिए, तो बेयर मिनिमम है। लेकिन क्या सिर्फ सज़ा देने से ये जो औरतों के खिलाफ उत्पीड़न का जो इस वक्त हम अपने सामने मुजाहिरा देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ इससे ख़त्म हो जाएगा? क्या सिर्फ न्याय और न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ इतने तक ही अपने नैरेटिव या अपने प्रोटेस्ट्स को रखने से हम इस लड़ाई को जीत लेंगे? जबकि आज सच्चाई ये है कि जो कलकत्ता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाली जो घटना थी, उसके बाद जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट भी बहुत लिमिटेड था। जैसे डॉक्टर्स खुद ये मांग कर रहे थे कि पहले तो यही मांग कर रहे थे कि डॉक्टर्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, तो ये नैरेटिव भी जो प्रोटेक्शन का नैरेटिव है, सेफ्टी सिक्योरिटी का नैरेटिव है, ऑब्वियसली ये सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा तो बाकी औरतों के साथ जो हो रहा था या जो बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ हो रहा था, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस घटना पर जो बात रखी, उसमें हॉस्पिटल्स में जो काम करने वाला स्टाफ है उनकी सही बात है, उनका प्रोटेक्शन करने की बात, सेफ्टी की बात, ये सब हुई। लेकिन इस देश में इनफॉर्मल सेक्टर में भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, ANMs, ये सब हेल्थ प्रोफेशनल्स ही हैं। ये तो एक इसको क्या बोले, आयरॉनिकल है कि इस देश का कानून, इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी उनको नहीं मानता है कि वो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इस तरीके की कोई बात नहीं की कि क्या उनके लिए कोई सेफ्टी के प्रोविजंस होंगे। और हम जानते हैं कि जो ये पूरा इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें करोड़ों औरतें काम कर रही हैं, जिनको रिकग्निशन नहीं है, जिनके काम भी रेगुलराइज्ड काम नहीं है, उनकी सेफ्टी और उनकी जो है उनके राइट्स की बात कहीं नहीं आ रही है। अब इन तमाम जो ये एक रियलिटी है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रियलिटी देखने पे लगती है, अगर हमें, आप साथी थोड़ा आराम से भी बैठ सकते हो, अब ये इतनी कॉम्प्लेक्स रियलिटी है, इस रियलिटी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझने का प्रयास करें कि आखिरकार औरतों के खिलाफ ये जो जुल्म है, ये जो अत्याचार है, ये जो बढ़ते हुए स्त्री उत्पीड़न की घटनाएं, और ये इस तरीके की एकदम नंगी नेकेड किस्म की घटनाएं ना भी हो, तो एक स्ट्रक्चरल, एक सिस्टमैटिक जो ऑपरेशन है औरतों का, जो उत्पीड़न है औरतों का, वो तो कायम ही है। अब अगर इसके हम कारणों की कोई पड़ताल नहीं करेंगे और हमारा जो सारा रिस्पॉन्स होगा वो सिर्फ सतह पर एक सुपरफिशियल किस्म का रिस्पॉन्स होगा, जिसको हम अपने काफ़ी सारे जो हम लिटरेचर भी लिखते हैं संगठन की तरफ से, उसमें कहते हैं रिएक्टिव स्पॉन्टेनिटी, कि कोई घटना होती है हम सड़कों पर उतरते हैं, बिल्कुल उतरना चाहिए, लेकिन इसी तक हम सारे प्रोटेस्ट को सीमित करेंगे तब तो इन सारी घटनाओं को अंजाम देने वाली फोर्सेस कौन सी हैं, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बाद भी, इतने निर्भया के बाद तो मतलब इस तरीके के लेजिस्लेशंस तक आए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने की बात हुई, सब कुछ हुआ, तब भी ये सब हो रहा है। तो अगर हम कारणों की पड़ताल नहीं करेंगे तो ज़ाहिरा तौर पे हम इसके खिलाफ जो लड़ाई है, जो इसके खिलाफ संघर्ष है, उसका कोई रास्ता भी नहीं निकाल पाएंगे। और कारणों की पड़ताल करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे, आप कह सकते हैं, ज़रूरी जो टेक्स्ट है, जो सबसे शुरुआती दौर में हम सभी को पढ़ना चाहिए, वो एंगल्स की यही रचना है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। क्योंकि ये रचना हमें क्या बता रही है और एंगल्स ने इस काम में ऐसा क्या बताया जो हम 140 साल बाद भी इसको याद कर रहे हैं। ज़ाहिरा तौर पे इसमें सब कुछ नहीं बताया गया है। बहुत सारे फेमिनिस्ट्स हैं, बहुत सारे खुद को कोट अनकोट मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, प्रोलेटेरियन फेमिनिस्ट, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कहने वाले लोग हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी, ये इसको ऑक्सीमोरॉन कहेंगे, मिसनोमर कहेंगे, ये इस पर मैं बाद में आऊँगी कि इस तरीके का कोई मिलान इन दोनों का नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो एंगल्स की इस रचना को इनकम्प्लीट मानते हैं, अपूर्ण मानते हैं। उनकी शिकायतें हैं बहुत सारी चीज़ें हैं कि एंगल्स ये नहीं बता पाए, वो नहीं बता पाए, ऐसा नहीं कर पाए, वैसा नहीं कर पाए। लेकिन ऑब्वियसली ये रचना सारे सवालों का जवाब देने के लिए थी नहीं, और ये रचना सारे सवालों का जवाब दे भी नहीं रही है। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि आज के
दौर में जो स्त्री उत्पीड़न और स्त्री उत्पीड़न के साथ ही जो जेंडरगत उत्पीड़न है, जिसके अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं, या किसी किस्म का भी जो सामाजिक उत्पीड़न है, सोशल ऑपरेशंस के जो अलग अलग रूप हैं, उनके खिलाफ कोई भी लड़ाई अगर हम आज के दौर में शुरू करते हैं तो जाहिरा तौर पे कोई कहे कि हाँ हाँ तुम एंगल्स का ये रचना पढ़ लो, इसमें सब कुछ बताया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आपको कंपस देता है, ये आपका एक इनिशिएशन है। जाहिरा तौर पे आज के दौर में आज की जो समस्याएं हैं, जो आज के जो हमारे आज के समाज के जो आप कह सकते हो कि विशिष्ट प्रॉब्लम्स, जिनको आप कह सकते हो, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं हमारे समाज की, उनको अगर आपको समझना है तो ये आपको एक कंपस देता है। ये क्यों आपको वो कंपस देता है? क्योंकि ये टेक्स्ट आपको एक हिस्टोरिकल व्यू, एक ऐतिहासिक दृष्टि देता है, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ जो आमतौर पे जिससे हमने अपनी बात भी शुरू की, जो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स या जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स जिसको कहा जाएगा, अगर हमें विमेन ऑपरेशन दिखता है तो हम सबसे पहले कहेंगे इसके लिए आदमी जिम्मेदार है। और आदमी अगर जिम्मेदार है तब हम ऐसी बहुत सारी थियरीज आई, और अभी कल भी इस पर हमारे साथी सेशन रख रहे हैं, जिसमें जो अलग अलग साइंटिफिक थियरीज, जो एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज, एथनोग्राफिकल थियरीज आई हैं, किस तरीके से साइंस की आड़ में वो ऑपरेशन को जस्टिफाई करने के, उसको नेचुरलाइज करने के तौर तरीके बताते हैं। तो उन्हीं में से एक जो नज़रिया है वो ये भी है कि जो आदमी औरतों का ऑपरेशन कर रहा है वो तो ह्यूमन नेचर है, वो तो आदमियों का नेचर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि उसमें बहुत सारे जिसको कह सकते हैं ट्रोप्स यूज़ किए जाते हैं कि आदमी बाय नेचर प्रेडेटर है इसलिए वो ऐसा करता है, आदमी बाय नेचर हंटर है इसलिए वो ऐसा करता है, और फिर एक डाइकोटमी क्रिएट की जाती है कि औरतें बाय नेचर ऐसी होती हैं और आदमी बाय नेचर ऐसे होते हैं, और इस वजह से ये साइक्लिकल लॉजिक है जो आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। ये रचना क्या कर रही है? एंगल्स का ये काम क्या कर रहे हैं, और एंगल्स उस वक्त क्या कर रहे हैं? एंगल्स हमें बता रहे हैं कि औरतों के ऑपरेशन के रूट्स अगर आपको तलाशने हैं तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। यानी कि एंगल्स क्या कर रहे हैं? एंगल्स हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के प्रिंसिपल्स को ऑपरेशन, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जिस ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं, जिससे हमारा आज राब्ता हम जिससे कर रहे हैं, वो है विमेन ऑपरेशन। और एंगल्स ये बता रहे हैं कि इसकी एक हिस्ट्री है। यानी वो हमें क्या दृष्टिकोण दे रहे हैं? एक हिस्टोरिकल मटीरियलिस्ट दृष्टिकोण। यानी कि विमेन ऑपरेशन हमेशा से नहीं था, और ये ऑपरेशन एक ख़ास दौर में पैदा हुआ, और ये ऑपरेशन कहीं ऊपर से नहीं आया, कोई इनेट यानी कि बाय नेचर आदमियों की या औरतों की ऐसी कोई प्रकृति नहीं थी जिसकी वजह से ये हुआ, बल्कि सोसाइटी, और सोसाइटी जब हम कहते हैं तो एक ख़ास दौर में सोसाइटी का आगमन होता है। उससे पहले जिस भी किस्म का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन और उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फैमिली के ऑर्गेनाइजेशन के रूप पैदा हुए, जो फॉर्म्स ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुए, अगर हमें औरतों के ऑपरेशन के जड़ों को तलाशना है, अगर हमें इसके ओरिजिन के कॉजेज़ को ट्रेस करना है, तो हमें पीछे जाना होगा। और ज़ाहिरा तौर पे उस वक्त, और आज तो खैर इस पूरे क्षेत्र में और बहुत काम हुआ है, लेकिन उस वक्त दो काम थे जिन पर एंगल्स रिलाई करते हैं। एक लुइस मॉर्गन का उसी वक्त 1877 में काम आया था एंशिएंट सोसाइटी, जिसमें कि मॉर्गन जो भी उस वक्त लिमिटेड एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस था उसके बेसिस पर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमेशा से औरतें सबऑर्डिनेशन के रोल में नहीं थी, हमेशा से मेल डोमिनेंस नहीं था, और उसको वो ज़ाहिरा तौर पे वो किसी क्रांतिकारी नतीजे पर नहीं पहुंचते, वो कोई डायलेक्टिकल मटीरियलिस्ट नहीं थे, लेकिन वो हिस्टोरिकली और एंथ्रोपोलॉजिकली ट्रेस करते हैं कि एक ऐसा दौर था जब जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अनुरूप जिस तरीके के फैमिली भी हम एक निश्चित इसको टर्म्स में बात करें, लेकिन जो भी आप कह सकते हैं उस वक्त
क्लैन्स के या ट्राइब्स के ऑर्गेनाइजेशन के रूप थे, उन ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में औरतों को काफ़ी फ्रीडम थी, उनका स्टेटस काफ़ी ऊपर था और डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में थी। और एंगल्स इस काम का यूज़ करते हैं। और दूसरा एक और काम उस वक्त जो एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, स्विस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे बैकुचन, उनके काम का इस्तेमाल करते हैं। और इस एनालिसिस के बेसिस पर जो बहुत ही आप कह सकते हो कि एक रूडिमेंट्री लेवल का एनालिसिस था, आज उसके फील्ड में और काम हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो है कोरोबोरेट हुई हैं, कुछ चीज़ें जो कि उस वक्त एविडेंस की कमी की वजह से आप कह सकते हो स्पेकुलेशन के लेवल पर थी, उनको आज साइंटिफिक रिसर्च ने और एथनोलॉजिकल रिसर्च ने, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च ने उनको और ज़्यादा एक कॉन्टेक्स्ट दिया है और उसको सब्सटैंशिएट किया है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि एंगल्स इन लोगों के काम को इस्तेमाल करते हुए ये बताते हैं कि क्लास सोसाइटी या एक ऐसे दौर में सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अलग रूप थे, और एक ऐसा ही सोसाइटी थी जहाँ पर, जिसको उन्होंने कहा प्री क्लास सोसाइटी, और प्री क्लास सोसाइटी को उन्होंने स्टेजेस में डिवाइड किया। वो एंगल्स की अपनी कैटेगरीज नहीं थी, वो सारी कैटेगरीज मॉर्गन की थी, सैवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन। अब आज के हमारे कानों को ये थोड़ा अजीब लग सकता है सुन के कि सैवेजरी, बार्बरिज्म, हम किसी को सैवेज बोल रहे हैं, हम किसी को बारबेरिक बोल रहे हैं, और फिर हम बोल रहे हैं सिविलाइजेशन। लेकिन उस वक्त यही टर्मिनोलॉजी प्रचलन में थी। उसके बाद ज़ाहिरा तौर पे जब इनमें स्टडीज़ आगे बढ़ी तो इन सोसाइटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के जो एंथ्रोपोलॉजी में और हिस्ट्री में जिन टर्म्स का यूज़ किया गया वो था हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़, हॉर्टिकल्चर की सोसाइटी, और फिर एग्रीकल्चर में जब एडवेंट होता है ह्यूमैनिटी का, प्रॉपरली एग्रीकल्चर में एडवेंट होता है ह्यूमैनिटी का, और इस तरीके से ये डिफ्रेंसिएशन होता है। मैं इसके बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये जो हम बातचीत रख ही रहे हैं इसीलिए रख रहे हैं कि हमारा जिन साथियों ने नहीं ये रचना पढ़ी है वो इस रचना को पढ़े, क्योंकि ये ज़ाहिरा तौर पे इस रचना को हम सिर्फ उतने ही लेवल पर आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जितने लेवल पे हमें आज के टॉपिक में बात करने की ज़रूरत है। लेकिन इसको आप पढ़ेंगे आप, और इसके अलावा आप बाद में जो हिस्ट्री राइटिंग हुई है उसको पढ़ेंगे तो आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि ओवरऑल ये जो आप कह सकते हो स्टेजेस बनाई गई थी, ये मोटा मोटी मोर और लेस ये सही थी, और अलग अलग सोसाइटीज़ और अलग अलग आप कह सकते हैं कि जगहों पे ह्यूमन जो डेवलपमेंट है, जो सोशल एवोल्यूशन है, उन्होंने इन्हीं स्टेजेस को पार किया। लेकिन हमारे लिए इस पूरे एनालिसिस में ज़रूरी बात क्या है? हमारे लिए ये ज़रूरी बात है कि औरतें एक ऐसा दौर था जब गुलाम नहीं थी, जब उनकी स्थिति सबऑर्डिनेशन की नहीं थी, और ये सबऑर्डिनेशन की जो स्थिति है ये एक ख़ास दौर में पैदा होती है। यानी कि एंगल्स का जो आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल नज़रिया है या जो मटीरियलिस्ट नज़रिया है वो हिस्ट्री में भी, और हिस्ट्री जो प्री हिस्ट्री यानी कि रिटन हिस्ट्री से पहले के दौर की बात, और जो जब हम सिविलाइजेशन के दौर में आते हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं जब एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ बनी, जब हिस्ट्री राइटिंग शुरू हुई, जब डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हुआ, जब राइटिंग एग्जिस्टेंस में आई, उस दौर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि औरतों की सिचुएशन में, औरतों के स्टेटस में फ़र्क आया। एक ऐसा टाइम था, और एंगल्स अपने एनालिसिस में यही बताते हैं, एक ऐसा टाइम था जब जो क्लैन्स थे या जो जेन्स थे, यानी कि जो कई सारे ग्रुप्स मिलके जो एक बड़ा आप कह सकते हो कोई भी ग्रुप बना रहे थे, उसमें जो लीनिएज ट्रेस करने का जो लाइन ऑफ डिसेंट था वो औरतों से, उस क्लैन के या उस जेन्स की औरतों से तय होता था। यानी कि मैट्रीलिनियल सोसाइटी आप कह सकते हैं, कुछ बोलते हैं मैट्री लोकैलिटी, कुछ बोलते हैं मैट्रीलिनियलिटी, लेकिन आप देखते हैं कि इस तरीके का एक जो है जो लाइन ऑफ डिसेंट है वो इससे तय होता था। और आम तौर पे जो आदमी होते थे वो औरतों के जो जेन्स होते थे वहाँ रहने आते थे, और मतलब कि औरतों की जो मदर्स होती थी उनके घरों में रहने आते थे। और
इसका ज़ाहिरा तौर पे इसका रिलेशन किससे था? इसका रिलेशन उस दौर में जो मटेरियल कंडीशंस थी और उन मटेरियल कंडीशंस में औरतें और आदमी जो काम करते थे उन कामों से जुड़ा हुआ भी था। जो वो जिस तरीके का जो भी फॉर्म ऑफ लेबर था, जिस तरीके का अभी एम्ब्रियोनिक फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी शुरू हुई थी, वो जिस तरीके का काम कर रहे थे, ये स्टेटस भी उससे तय हो रहे थे। जब हमने कहा कि पहला दौर जो था, जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ का था, हंटर गैदरर सोसाइटीज़ का था, जिसमें कि आम तौर पे औरतें जो सप्लाईज होती थी खाने की, उसको इकट्ठा करने का काम करते थे, मतलब जो गैदरिंग वाला काम होता था वो करते थे। इसके अलावा खाना अगर किसी भी तरीके पर पकाया जा रहा है वो सारा काम, बच्चों की परवरिश का काम, चाइल्ड बेयरिंग और रेयरिंग का काम, और इसके अलावा बहुत ही छोटे फॉर्म में कुछ जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, और अभी तो हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं। ये अगर हम अब हिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो अभी हम पैलियोलिथिक एज में, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो बहुत ही अभी एम्ब्रियोनिक किस्म के टूल्स हैं। वी गॉर्डन चाइल्ड ने इस पर बहुत बढ़िया काम किया है। उनकी एक बहुत छोटी सी किताब है, अच्छी किताब है, स्टोरी ऑफ टूल्स। और वैसे भी उनका काम जो है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, आप ये तमाम काम पढ़ेंगे। और जो भी यहाँ पे हिस्ट्री के अगर साथी हैं तो अमर फारूकी की भी जो बुक है, काफ़ी अच्छी किताब है वो, अर्ली सोशल फॉर्मेशन, वो किताब है। उसमें ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये उसमें बहुत ही तफसील से और बहुत ही आसान शब्दों में इसको बयान किया गया। लेकिन ये वो दौर है जब औरतें गैदरिंग का काम करती हैं, लेकिन बाद का हिस्टोरिकल एविडेंस ये भी बताता है कि कुछ जेन्स में औरतें हंटिंग का काम भी करती थीं और आदमी प्राइमरीली हंटिंग का काम करते थे। लेकिन हंटिंग से जो प्रोसीड्स मिल रहे थे, यानी जो आ रहे थे, वो बहुत इनडिटर्मिनेट थे, अनसर्टन थे। आपको आज कोई प्रे आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसकी कोई सर्टनटी नहीं थी। लेकिन आप कंदमूल इकट्ठा करके और छोटा मोटा जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, वो उसकी एक डेफिनेटनेस थी, उसकी एक सर्टनटी थी। दूसरी चीज़, क्योंकि अभी ये सोशल एवोल्यूशन का बहुत, अभी हम उसके एम्ब्रियोनिक फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो उस दौर में ऐसा नहीं था कि जितनी जो लोग पैदा हो रहे थे वो सारे लोग जो है सरवाइव कर जाते थे, नहीं सरवाइव करते थे। बहुत सारे जो बच्चे पैदा होते थे इन्फेंसी में ही मर जाते थे। तो यानी जो औरतों का बायोलॉजिकल फंक्शन था, जो औरतों का बच्चा पैदा करने की जो स्पेशल कैपेबिलिटी थी, वो उसको काफ़ी हायर स्टेटस मिला था उसको। क्योंकि अगर आपको अपने क्लैन को आगे बढ़ाना है, अगर आपको मतलब प्रोक्रिएशन के ज़रिए आपको जो है अपने इसको लीनिएज को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए ज़रूरी था कि औरतों का जो ये प्रोक्रिएटिव फंक्शन है ये बरकरार है, और इसकी वजह से औरतों को एक हायर स्टेटस मिलता है। ज़ाहिरा तौर पे प्रोडक्टिव फोर्सेस का डेवलपमेंट होता है, नए टूल्स बनते हैं। आप पैलियोलिथिक एज के बाद जो अपर पैलियोलिथिक एज है, उसके बाद मेसोलिथिक एज आता है, जिसमें आप स्टोन इम्प्लीमेंट्स भी थे, जो स्टोन टूल्स थे वो और ज़्यादा डेफिनेट हो रहे थे। वो और ज़्यादा, जैसे पहले क्या होता था कि जो आपको टूल्स थे वो बहुत ओकेजनल टूल्स थे, उनके वो स्पेशलाइज्ड नहीं थे, बहुत भोथड़े किस्म के, वल्गर किस्म के होते थे, और उसी से बहुत सारी चीज़ों का काम चला लिया जाता था। आप छोटा मोटा, और आगे वाली स्टेज में जब एकदम अभी कल्टीवेशन की स्टेज आती है, तो वही जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स थे, जब वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते गए तो उसके ज़रिए किस तरीके से कल्टीवेशन का काम हुआ। और अभी शुरुआती दौर में वो कल्टीवेशन का काम भी औरतें करती हैं। अभी हम प्रॉपर एग्रीकल्चर के स्टेज में नहीं आए हैं, लेकिन जो शुरुआती दौर में ये कल्टीवेशन का काम है ये भी औरतें करती हैं। और क्योंकि इसकी वजह से जो प्लांट्स, और जिसको हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ कहा गया, जो कि मोटा मोटी बार्बरिज्म वाली जो स्टेज है, इसको भी मॉर्गन लोअर मिडिल अपर स्टेज में करते हैं, और एंगल्स भी वही कैटेगरीज लेते हैं। लेकिन अब आज के हम दौर में जितना हिस्टोरिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल काम हुआ है, अब टर्मिनोलॉजी बदली है, लेकिन हाँ, आप मोटा मोटी वो उसी से कॉरस्पॉन्ड करता है। लेकिन इस टाइम में भी औरतें जो काम कर रही हैं उस काम का इम्पोर्टेंस है, और इसी के साथ जो कल्टीवेशन है और जो हॉर्टिकल्चर है वो तो चालू होता ही है, और कैटल ब्रीडिंग।
कैटल ब्रीडिंग शुरू होती है। और ये एक बहुत हमें आज के दौर में लगता है इसमें बड़ी क्या बात थी, लेकिन नहीं, उस जानवरों की मस्कुलर एनर्जी को हार्नेस करना, ऑक्स का इस्तेमाल, और उसके बाद प्लाउ शेयर बनता है, प्लाउ के ज़रिए खेती करना, ये एक लीप थी। और जैसे जैसे ये प्रोडक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं, जिस तरीके का अब कल्टीवेशन हो रहा है और अब हम एग्रीकल्चर प्रॉपर की स्टेज में जा रहे हैं, आदमियों का रोल इस तरह के काम में बढ़ता है। क्योंकि और हाँ, इसी के साथ क्या हो रहा है, पहले जब हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़ थी तो लाइफस्टाइल भी ज़्यादा नोमैडिक था। कुछ टाइम के लिए एक जगह पे रहना, वहाँ पर आपने जितना आप गैदर करके इकट्ठा कर सकते थे खाना, आप मूव ऑन करते थे दूसरी जगह पर। लेकिन जो हमारा हॉर्टिकल्चर का दौर है और फिर ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्रॉपर, इसके साथ सेडेंट्री लाइफ का आना और एक जगह बसना लोगों का, ये शुरू होता है। और इसके साथ जो है वो काम जिसमें आदमियों का रोल था, और क्योंकि उसके ज़रिए जो अब जो हल जोतने, हल टाइप तो नहीं लेकिन जो भी हम उसको प्लाउ शेयर अगर वो करें, वो जो जोतने का काम था, क्योंकि उसमें एक ख़ास तरीके का वो काम था, उसमें आदमियों का रोल ज़्यादा बनता है। और क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम में जब ह्यूमैनिटी अभी नेसेसिटी की स्टेज में थी, जब अभी वो सब्सिस्टेंस के लेवल तक भी बमुश्किल पैदा कर पा रही थी, तब ऑब्वियसली औरतों का एक स्टेटस इसलिए भी बनता था, जो हमने पहले उनका किया, जो उनका रिप्रोडक्टिव फंक्शन था, वही जो आज के टाइम में हम जिसको कह सकते हैं कि बहुत सारे फेमिनिस्ट बोलते हैं कि औरतों की गुलामी का प्रिसाइसली ये कारण है क्योंकि उनको ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन मिला और उसकी वजह से वो अपनी सारी फैकल्टीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन एक दौर ऐसा था जब वो एक बेन नहीं था, वो एक कर्स नहीं था, और कर्स भी वो क्लास सोसाइटी में बना है अपने आप में। कोई चीज़ कर्स या बून या कोई शाप या कोई चीज़ जो है वरदान, वो ऐसे तो नहीं बनती है। वो क्यों बनती है उस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन ज़ाहिरा तौर पे वो एक फंक्शन जो है, क्योंकि बच्चों का लालन पालन करना, इसकी वजह से औरतें कुछ टाइम के लिए कुछ एक्टिविटीज़ से, और जब छोटे बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली औरतें ख्याल रखती हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अभी एक कम्यूनल लाइफ है, जो जेंट्स की लाइफ जो हम देख रहे हैं वो भी कम्यूनल लाइफ है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अभी इंडिविजुअल फैमिली यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल फैमिली यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए बच्चों का लालन पालन होता था, लेकिन ऑब्वियसली जो प्राइमरी आप कह सकते हो केयर गिवर थी कुछ टाइम के लिए तो औरतें रहती थी। और अब जिस तरीके का आप कह सकते हैं कि सोशल प्रोडक्शन अब हो रहा था, उसमें औरतों का काम, कुछ काम जो थे वो रेलीगेट होने लगे, क्योंकि ये वो टाइम है अब जब हम एग्रीकल्चर प्रॉपर के स्टेज में आ रहे हैं, वहाँ पर सब्सिस्टेंस के लेवल से जितना की ज़रूरत था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा था। यानी कि एक सोशल सरप्लस का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ। और इसमें जब हम, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जब एंगल्स ये कहते हैं कि मेट्रिलिनियल सोसाइटी का खात्मा, और जिसको कहते हैं ओवरथ्रो ऑफ द मदर राइट, वो वर्ल्ड हिस्टोरिक डिफीट थी फीमेल सेक्स की। ये बहुत एक आप ओरिजिन ऑफ फैमिली, जैसे ये एक कुछ कोटेबल कोट्स होते हैं ना, वैसा कोटेबल कोट है ये। लेकिन एंगल्स यहाँ किसी एक इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ये इवेंट जो है ऑब्वियसली वो, उसमें कई सारे अंडरलाइंग प्रोसेसेस एक साथ चल रही हैं, जहाँ एक तरफ प्रोडक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं जिससे कि सरप्लस पैदा हो रहा है, और अब अपने बेयर मिनिमम सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी है उससे ज़्यादा पैदा किया जा रहा है। वहीं पर जो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स है वो भी इस दौर में बदलते हैं। एक स्टेज में ग्रुप मैरिजेस होती हैं, फिर पेयरिंग फैमिली या पेयरिंग मैरिज टाइप फैमिली, क्योंकि एक स्पेशल आप कह सकते हो कि यूनिट है जो एक ख़ास दौर में आती है। लेकिन एक पेयरिंग मैरिज जिसमें कि अब एक आदमी एक औरत है। पहले ग्रुप मैरिजेस थी तो ग्रुप ऑफ मेन मैरिंग ग्रुप ऑफ विमेन और लिविंग टुगेदर। अब मैरिज तो आज के हम नज़र से देख रहे हैं, लेकिन एक दौर आता है पेयरिंग फैमिली, और पेयरिंग फैमिली का स्टेज यानी कि जो हमारा आप कह सकते हो ये वाला स्टेज, और जब ये हॉर्टिकल्चर वाला स्टेज है, जब कल्टीवेशन और कैटल ब्रीडिंग ये सब हो रहा है, ये भी लगभग कॉन्कॉमिटेंट है, मतलब ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। और जैसे ही जब प्रोडक्टिव फोर्सेस बढ़ रहे हैं, अब
नए इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ से ब्रॉन्ज का डिस्कवरी होता है, आयरन का डिस्कवरी होता है, यानी स्टोन एज से मेटल एज के उसमें आते हैं। अब ये सारी प्रोसेसेस साथ चल रही हैं और इसी टाइम पे जो है जब सोशल सरप्लस पैदा होता है और इस पूरी प्रोसेस में आप कह सकते हो जो उस टाइम पे क्लैंस के चीफ थे वो एक स्पेशल पोजीशन में, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, वो एक स्पेशल पोजीशन में आते हैं और आप कह सकते हैं कि एक ऐसा दौर आता है जब अप्रोप्रिएशन ऑफ सोशल प्रोड्यूस, जो ये सरप्लस प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, इसके प्राइवेट अप्रोप्रिएशन की एक मंजिल आती है। आप कोई कहे कि ये एग्जैक्टली हिस्ट्री में कब होता है? एग्जैक्टली हिस्ट्री में ये तो हम पहले हमने जिसकी बात की वो प्री हिस्ट्री थी। अब रिटन रिकॉर्ड्स तो इन सारी चीज़ों के उस तरीके से नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में सरप्लस प्रोडक्शन, वहीं से सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का आना, क्योंकि अब अप्रोप्रिएट भी हो रहा है, और वहाँ से प्राइवेट प्रॉपर्टी का आना, प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने की वजह से वहाँ पे हमने अभी बात की थी पेयरिंग मैरिज था, लेकिन पेयरिंग मैरिज के साथ साथ एक फैमिली का रूप भी, या आप कह सकते हो जो भी वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन या वो था, उसका भी फॉर्म बदल रहा है, क्योंकि यहाँ से मटीरियल कंडीशंस बदल रही हैं। जो प्रोडक्शन रिलेशंस हैं, जो प्रोडक्टिव फोर्सेस जिस लेवल से आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरीके से पहले पेयरिंग मैरिज थी, धीरे धीरे ये चीज़ बदलती है और आप कह सकते हो कि पेट्रियार्कल फैमिली एग्जिस्टेंस में आती है। और पेट्रियार्कल फैमिली के एग्जिस्टेंस में आने का मेन रीज़न क्या है? अब जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आ रही है, इसका लाइन ऑफ डिसेंट, इनहेरिटेंस का लाइन कैसे तय किया जाए। ज़ाहिरा तौर पे हर कोई जानता है कि मटर्निटी तो किसी को साबित नहीं करनी होती है, इट्स आउट देयर, इट्स इन योर फेस। कोई औरत माँ है तो वो तो माँ है ही। हाँ, पैटर्निटी साबित करनी पड़ती है, और एक ऐसे टाइम में जब ग्रुप मैरिजेस थी, पैटर्निटी नहीं साबित हो सकती थी, और ना ये क्वेश्चन था। जब पेयरिंग फैमिली भी थी, तब भी एक औरत एक आदमी ही थे, लेकिन कुछ भी इम्पोज्ड नहीं था, और तब भी कोई फैमिली, इंडिविजुअल फैमिली यूनिट जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। लोग वही जेन्स या उस तरीके के क्लैंस में रहते थे और देख रेख करने की जिम्मेदारी आमतौर पे सभी की होती थी। और तब भी ये वाला स्टेज भी वो था जब अभी मैट्रिलिनियलिटी से ही चीज़ें तय हो रही हैं या डिसेंट तय हो रहा है। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने से और प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने की वजह से जो क्लास डिफ्रेंसिएशन पैदा होता है, क्लास एंटागोनिज्म्स पैदा होते हैं, और इसी टाइम पे ये जो एक तरफ हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में, क्योंकि मटेरियल कंडीशंस चेंज होती है और एक क्लासलेस सोसाइटी से क्लास सोसाइटी में ट्रांजिशन होता है, वहीं पर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पहले एक रूप था, अगर हम उसको अभी फैमिली के टर्म्स में बात करें कि ग्रुप मैरिजेस, पेयरिंग फैमिली, यही वो स्टेज है जब पेट्रियार्कल, मोनोगमस, हेट्रीसेक्सुअल फैमिली एग्जिस्टेंस में आती है। और इसके साथ ही औरतों का, आप कह सकते हो, इंस्टीट्यूशनलाइज सबऑर्डिनेशन का एक रूप तैयार होता है। यानी कि एंगल्स इस पूरे प्रोसेस को, ये तो बहुत हमने अभी इसके आप डिटेल्स में जाएंगे और इतना काम अब हुआ है कि इसको और गहराई से समझा जा सकता है इस पूरी प्रोसेस को। और इसको हमें क्योंकि ये भी एक एलिगेशन एंगल्स के खिलाफ लगता है कि एक तो आम तौर पे जो लगता है कि मार्क्स की एक अलग समझदारी थी, एंगल्स की एक अलग समझदारी थी, और हमेशा मार्क्स और एंगल्स के बीच में एक डिफरेंस, एक वेज क्रिएट करने की कोशिश होती है कि मार्क्स ज़्यादा डायलेक्टिकली चीज़ों को देखते थे, एंगल्स बहुत डिटर्मिनिस्टिकली चीज़ों को देखते थे। और इस काम के ओरिजिन ऑफ फैमिली के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगता है कि बहुत ही इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान दिया गया है, बहुत ही डिटर्मिनिस्टिकली चीज़ों को बताया गया है। दूसरा आरोप ये भी लगता है कि बहुत ही स्टेजिस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि इन स्टेजेस से सोसाइटी, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि इन स्टेजेस से सोसाइटी, लेकिन हिस्टोरिकली और बाद का जो रिसर्च हुआ उसने ये दिखाया कि स्टोन एज और उसके बाद ब्रॉन्ज एज और उसके बाद आयरन एज और उसके बाद जिसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा गया और उस एग्रीकल्चर का किस तरीके से एडवेंट होता है, और उसके साथ ही
प्रोडक्टिव फोर्सेस के बढ़ने के साथ किस तरीके से सोशल सरप्लस प्रोडक्शन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्लासेस का एग्जिस्टेंस में आना, और इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम हिस्टोरिकली समझेंगे तो इसके एविडेंस आज पहले से कहीं ज़्यादा है, उस वक्त से ज़्यादा है जब एंगल्स इस रचना को लिख रहे थे। तो ये सारे एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन एंगल्स का काम ये नहीं था कि वो इन सारे आरोपों का जवाब देते, वो तब जानते भी नहीं थे। लेकिन मेन जो कंसर्न है वो ये है कि इस ऑपरेशन के हिस्टोरिकल रूट्स को ट्रेस करने का काम एंगल्स करते हैं, और इसके हिस्टोरिकल रूट्स को जब ट्रेस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक ख़ास दौर में औरतों का ऑपरेशन शुरू होता है, एक ख़ास दौर में औरतें सबऑर्डिनेशन की पोजीशन में आती हैं, और एक ख़ास दौर में ये जो डोमिनेशन है, जिसको हम मेल डोमिनेशन कह सकते हैं, या जिसको हम पेट्रियार्की कहते हैं, या जिसको हम मिसोजिनी कहते हैं, या जिसको हम सेक्सिज्म कहते हैं, ये सारी जो आइडियोलॉजी है या जो इस तरीके के आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशंस है, ये जब एग्जिस्टेंस में आते हैं तो ये हिस्ट्री में एक डेफिनेट मोमेंट पे होता है। और इसलिए जो ओरिजिन ऑफ फैमिली का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है कि वो इस पूरे ऑपरेशन को हिस्टोरिसाइज करता है, वो इसको मटेरियल कंडीशंस में इसके रूट्स को तलाश करता है, और वो किसी भी जो एक टेंडेंसी है एंथ्रोपोलॉजी में भी और जो तमाम फेमिनिस्ट डिस्कोर्स हुआ है उसमें भी, कि हम ऑपरेशन को नेचुरलाइज करें। अगर ऑपरेशन की कोई हिस्ट्री नहीं है, अगर ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन की कोई हिस्ट्री नहीं है, तब तो आप मान के चलिए ये तो रघुकुल रीति है, ये सदा से चली आई थी, सदा चलती रहेगी, और आपको ये बहुत ही एक पेसिमिस्टिक कंक्लूजन पे पहुंचाएगी। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर हम माने तो एंगल्स ने इस पूरे ऑपरेशन को, और इस ऑपरेशन को जो विमेन ऑपरेशन है उसको क्लास एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशन के साथ जोड़ा। और वो जोड़ा इसलिए नहीं कि वो कुछ आर्टिफिशियल कोई एक्सरसाइज थी, एविडेंस ये बता रहा था, हिस्ट्री ये बता रही थी, द मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री जो है वो इसी तरफ इशारा कर रही थी कि ये रीजंस थे जिसकी वजह से औरतों का सिस्टमैटिक सबऑर्डिनेशन शुरू होता है। अब अगर हम कहें कि आज के दौर में जब हम आज एंगल्स की इस रचना को पढ़ते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें इससे ले सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे आज के स्ट्रगल्स को प्रॉपर ओरिएंटेशन देने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम इस ऑपरेशन की, विमेन ऑपरेशन की हिस्ट्री को देखते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि इस ऑपरेशन को ख़त्म करने की एक रियल पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि ऑपरेशन इनेट है, मतलब कि आदमी इसलिए ऑपरेस कर रहा है औरतों को क्योंकि वो आदमी हैं, और औरतें इसलिए ऑपरेस की जा रही हैं क्योंकि वो औरतें हैं, ये आपको किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाएंगी। और ज़्यादातर फेमिनिस्ट लिटरेचर की प्रॉब्लम ये है कि उनका एनालिसिस ही इससे शुरू होता है। अब वो एनालिसिस में बहुत सारे, उसका एक डिस्क्रिप्टिव पावर तो रहती है। अब बहुत कई तरह के फेमिनिस्ट स्कूल्स हैं। अगर हम बात करें सिमोन दे बूवा की, उसके बाद केट मिलेट की, शुला स्मिथ फायरस्टोन की, इन सब ने अलग अलग चीज़ों को इंगित किया, इन सब ने अलग अलग डिस्क्रिप्शंस दिए विमेन ऑपरेशन के। लेकिन जब रूट कॉज को ट्रेस करने की बात आई तो ये सारा एनालिसिस फेल हुआ, और उन्होंने ये कहीं पर भी उस रूट तक नहीं पहुंच पाए जिस रूट तक एक मटीरियलिस्ट एनालिसिस, जो कि हमें एंगल्स के काम में मिलता है और एंगल्स काम में दिखता है, वो हमें ले जाता है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो आज के लिए हमारे सीखने के लिए, कि जब हम अपने आसपास भी इस तरीके की घटनाओं को देखते हैं तो इमीडिएटली जो हमारा गुस्सा है, उस गुस्से को अगर हम सही तरीके से चैनलाइज करें और उस ऑपरेशन के कारणों की पड़ताल में हम जाएं, तो हमें उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। लेनिन ने क्रांति के बाद स्वर्णलोक यूनिवर्सिटी में द स्टेट पर एक व्हाट इज स्टेट नाम से एक लेक्चर दिया था। उसमें उन्होंने एक बहुत पते की बात कही थी, जो मार्क्सिज्म जिस चीज़ का इस्तेमाल हमेशा करता है, कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम को समझना है तो आपको उसको हिस्टोरिकली समझना पड़ेगा। बहुत सारे फेमिनिस्ट एंगल्स से शिकायत करते हैं कि आपने
कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में विमेन ऑपरेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया। इस रचना का वो काम नहीं था। हालांकि इन पासिंग एंगल्स ने बहुत सारे उनके ऑब्जर्वेशंस थे जो आज भी सही हैं आज के दौर में भी, लेकिन हाँ हिस्टोरिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकली ऑपरेशन के रूट्स को ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम तभी अपने स्ट्रगल की ओरिएंटेशन को तय कर सकते हैं, और वो सही ओरिएंटेशन क्या हो। क्योंकि एक तरीका है जो हमें फेमिनिज्म बताता है कि औरतों का ऑपरेशन इज़ प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी, कि वो क्योंकि औरतें हैं इस वजह से वो ओप्रेस्ड हैं। लेकिन अब आप खुद ही सोचिए ये लॉजिक कितना सेल्फ डिफीटिंग लॉजिक है, क्योंकि अगर वो औरतें हैं तब औरतें रहना तो वो बंद नहीं करेंगी, और आदमी भी आदमी रहना बंद नहीं करेंगे। तो आप कैसे इस पूरे कॉनंड्रम से, इस पूरी पहेली से आप कैसे बाहर निकलेंगे? हिस्टोरिकल मटीरियलिस्ट एनालिसिस आपको बताता है कि इसमें औरत की आइडेंटिटी, क्योंकि औरत औरत है वो इसलिए ओप्रेस नहीं हुई थी। अगर ये होता तो हमेशा से ये होता। अगर ये होता तो कोई प्री क्लास सोसाइटी में औरतों का स्टेटस वो नहीं होता जो कि था, और औरतों के काम को कम करके नहीं देखा जाता। ये बात सच है, आज औरतों के कुछ काम होते हैं और कुछ मर्दों के काम होते हैं, लेकिन औरतों के काम क्यों प्राइवेटाइज हो गए? और इसकी चर्चा भी एंगल्स करते हैं कि औरतों का जैसे जैसे पार्टिसिपेशन सोशल प्रोडक्शन से कम होता गया, उनके लिए एक स्फीयर बना दिया गया। वो स्फीयर था हाउस होल्ड, वो घर था। और ये घर बहुत, ये फैमिली बहुत काम की चीज़ है, हर क्लास सोसाइटी के लिए काम की चीज़ है, लेकिन कैपिटलिज्म के लिए तो बहुत काम की चीज़ है फैमिली का इंस्टीट्यूशन। इसलिए एंगल्स जो एनालिसिस भी अपना पेश करते हैं उसमें वो बताते हैं कि फैमिली ने भी अपना रोल, हमें जो उसका रोल था वो भी चेंज हुआ। जो ये इंडिविजुअल फैमिली यूनिट का एग्जिस्टेंस क्लास सोसाइटी के साथ शुरू होता है, और जिसका आप कह सकते हो पिनिकल कैपिटलिज्म पूंजीवाद के साथ आता है, जो कि न्यूक्लियर फैमिलीज, आमतौर पर भारत में इसके एक्सेप्शन भी मिलेंगे, लेकिन फैमिली के एग्जिस्टेंस में आने के साथ अब फैमिली वैल्यूज़, परिवार, और जो आपको जिस तरीके का कल्चर इंडस्ट्री है, जो कि ऑब्वियसली जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला जो क्लास है वही मीन्स ऑफ मेंटल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो आपको सूरज बढ़ जातिया की फिल्मों में, और हम आपके हैं कौन, और हम साथ साथ है टाइप फिल्मों में फैमिली, लेकिन ये फैमिली इतनी मासूम चीज़ तो नहीं है। ये फैमिली इतनी मासूम चीज़ नहीं है। इस फैमिली की रक्षा के लिए एक फैमिली लॉ है, और उस फैमिली लॉ का बड़ा क्लोज कनेक्शन है प्रॉपर्टी लॉ के साथ। तो ये फैमिली, प्रॉपर्टी, ये सब इतनी, जो हमें जिस तरीके का एक जो रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी है इन सारी चीज़ों को किस तरीके से पेश करती है ना, कि फैमिली वैल्यूज़, और हम देखते हैं कि औरतें काफ़ी अपहोल्ड करती हैं इन फैमिली वैल्यूज़ को। लेकिन ये फैमिली वैल्यूज़ भी कोई डिवाइनली ऑर्डेन्ड नहीं थी, वो कहीं ऊपर से नहीं आई हैं। ऑब्वियसली जब कोई सोशल ऑपरेशन का सिस्टम, जो कि जिसको हम कह सकते हैं क्लास एंटागोनिज्म्स के मोमेंट में, यानी कि इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्लास एंटागोनिज्म, जब कोई सोशल ऑपरेशन पैदा होता है, और आइडेंटिटी अपने आप में ऑपरेशन का कोई कारण नहीं होती है। अगर आइडेंटिटी अपने आप में ऑपरेशन का कारण होती तो औरतें शुरू से ही गुलाम होती। लेकिन इन द मोमेंट ऑफ क्लास, इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्लास एंटागोनिज्म, हाँ, ये एक आइडेंटिटी ने, और उस आइडेंटिटी के बेसिस पर जो सोशल ऑपरेशन हुआ उसने एक खास रूप लिया। और जब एक बार ये सोशल ऑपरेशन इंस्टीट्यूशनलाइज होता है तो इसके साथ एक आइडियोलॉजी भी, जो एक अटेंडेंट आइडियोलॉजी है, वो भी जो है एग्जिस्टेंस में आती है। अब बहुत सारे लोग एंगल्स को, और ख़ास तौर पे फेमिनिस्ट्स भी और कई मार्क्सिस्ट्स भी एंगल्स पे ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने इस रचना में आइडियोलॉजी की बात नहीं की है, कि जो आइडियोलॉजी का काम है। और जो एंगल्स ने, जब हम ये आप में से ज़्यादातर साथियों ने पढ़ी होगी, जिन साथियों ने नहीं पढ़ी है वो पढ़ेंगे, तो एंगल्स कहते हैं कि वर्किंग क्लास फैमिली डिसअपियर हो जाएगी, है ना, एक जगह ये वाली बात भी आती है। ऑब्वियसली वो
एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि वो मटेरियल कंडीशंस जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की पूर्व शर्त होने की बात करते हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की पूर्व शर्त मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन खो चुकी है, उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो मटेरियल बेसिस उस इंडिविजुअल फैमिली यूनिट का नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं था कि अपने आप डिसअपियर हो जाएगी, अपने आप तो नहीं डिसअपियर होगी, क्योंकि ये एक क्लास सबऑर्डिनेशन के सिस्टम में बाकायदा इसका एक रोल है। और ख़ास तौर पे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में फैमिली के यूनिट का एक इकोनॉमिक यूनिट के तौर पे और एक आइडियोलॉजिकल एपरेटस के तौर पे रोल है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, जो वर्किंग क्लास फैमिलीज़ हैं, अब उस वर्किंग क्लास फैमिलीज़ में औरत है, आदमी है, उनके बच्चे हैं। ज़ाहिरा तौर पे औरतें घर का काम भी करती हैं, और अभी हम कैपिटलिज्म की बात करें तो अब औरतों का पार्टिसिपेशन सोशल प्रोडक्शन में भी हो रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आमतौर पे जो औरतें काम करती हैं वो विद द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म वो काम जो है अब वो बहुत वेरीड तरीके के हैं। पहले एक टाइम में ये बात सच थी कि बहुत ख़ास पेशों में ही औरतों को एम्प्लॉय किया जाता था। ज़्यादातर उन पेशों में आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में औरतों की बहुतायत एंगल्स के टाइम में भी थी, और आज के टाइम में भी हम देखते हैं जितना कापस हेड़ा से लेकर गुड़गांव वगैरह में भी औरतें ज़्यादा काम करती, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन की प्रोसेसेस थी उसमें औरतों के लेबर का एक रोल बनता था, क्योंकि निम्बल हैंड्स की ज़रूरत होती थी। बहुत वैसा काम होता था जो आमतौर पे कहते हैं महीन काम है, वो औरतें कर लेती हैं। लेकिन ये भी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये और हमेशा से औरतें यही काम कर सकती हैं। आप मटेरियल कंडीशंस को चेंज करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी जनरेशंस में ये सारी चीज़ें बदलती है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि औरतों का सोशल प्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रिंसिपली हाउस होल्ड को चलाने का काम, और यहाँ पे अगर हम वर्किंग क्लास फैमिली की बात करें तो वर्किंग क्लास के हाउस होल्ड चलाने का काम औरतें करती है। अब हाउस होल्ड चलाने का क्या मतलब है? हाउस होल्ड चलाने का ये मतलब है, अगर अभी हम एक मेल वर्कर की बात करें तो मेल वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, वो अपना लेबर पावर बेचता है, लेबर पावर के बदले में वो वेजेस पाता है। लेकिन वो अगले दिन काम करने जाए, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि उसका मेंटेनेंस, उसका डेली मेंटेनेंस, और वर्किंग क्लास के पीढ़ियों का जेनरेशनल मेंटेनेंस, यानी कि रिप्रोडक्शन ऑफ द लेबर पावर, कि वो अगले दिन काम करने जाए तो जाहिर तौर पे खाने पीने सब चीज़ों की ज़रूरत तो है ही, लेकिन इसके साथ ही कुछ कामों की भी ज़रूरत है। कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों का पालना, बच्चों की पढ़ाई, ये सब की भी ज़रूरत है। कैपिटलिज्म ने क्या किया है, और उससे पहले भी ऑब्वियसली हो रहा था, लेकिन अगर हम आज की बात करें, कैपिटलिज्म ने क्या किया, इस पूरे काम को ये जो फैमिली की इकोनॉमिक यूनिट है उसके ज़रिए प्राइवेटाइज कर दिया। तो यानी जो रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर है, डेली रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर और जनरेशनल रिप्रोडक्शन, यानी कि मजदूरों की अगली पीढ़ी भी तैयार होती रहे। फैक्ट्रियों में काम करने पूंजीपतियों के बच्चे तो नहीं जाएंगे, उनकी पीढ़ियां तो नहीं जाएंगी, वो तो मजदूरों के ही बच्चे जाएंगे। तो वो ये मेंटेन हो, ये रिप्रोडक्शन हो, तो औरतें प्रोडक्टिव लेबर जो कि वो बाहर जाके करती हैं, उसके साथ साथ वो रिप्रोडक्टिव लेबर में भी लगी हुई हैं। और कैपिटलिज्म ने इस काम को, और कैपिटलिस्ट क्लास ने, और कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट की हिफाजत करने वाला जो स्टेट है, उसने इस पूरे काम को प्राइवेटाइज किया। यानी कि जो ये इसका कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये प्राइवेटाइज्ड है। हम मतलब इतना प्रोडक्टिव फोर्सेस का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन हम कम्युनिटी किचन्स तो नहीं देखते हैं, हम नर्सरीज तो नहीं देखते हैं, हम लॉन्ड्रीज जो कम्युनिटी चला रही हूँ हम वो लॉन्ड्रीज नहीं देखते हैं, जो कि हो सकता है, जो कि पॉसिबल है। लेकिन आपको क्योंकि रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर को मिनिमाइज करते जाना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए आपके लिए ये फैमिली की इकोनॉमिक यूनिट बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये इकोनॉमिक यूनिट जो कि हम जो क्रिटिसिज्म हो रहा था एंगल्स का कि उन्होंने कहा कि ये डिसअपियर हो जाएगी, एंगल्स एक ऑब्जर्वेशन दे रहे थे कि वो मटेरियल बेसिस बहुसंख्या के लिए फैमिली के एग्जिस्टेंस का मटेरियल बेसिस की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो प्री सपोज करती है कि फैमिली हो, वो है ही नहीं। लेकिन फैमिली की यूनिट अपने आप जो है विदर अवे नहीं हो जाएगी,
वो अपने आप ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसका एक इकोनॉमिक फंक्शन है फॉर द कैपिटलिस्ट क्लास एंड द कैपिटलिस्टिक, और उसका एक आइडियोलॉजिकल फंक्शन है, उसका एक आइडियल और बहुत ज़रूरी आइडियोलॉजिकल फंक्शन है। हम स्कूल जाने से, अभी हम स्कूल भी नहीं जाते हैं, हम जब अपने घर में होते हैं तो हम बचपन से जिस तरीके की हमारी ट्रेनिंग और जिस तरीके का आप कह सकते हो कि हमारी कंडीशनिंग होती है, वो सबसे पहले तो फैमिलीज़ में ही होती है। जो स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स होते हैं, जो जिस किस्म का डिवीज़न होता है कामों का, वो तो फैमिलीज़ में ही होता है, और ये आइडियोलॉजिकल रोल भी फैमिलीज़ बाकायदा निभाती हैं। तो इसका डुअल सिग्निफिकेंस है फॉर कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फॉर कैपिटलिस्ट क्लास एंड कैपिटलिस्ट स्टेट। इसलिए वो फेमिनिस्ट जो आदमियों के बाद मेन एज एनिमी, एक तो वो फेमिनिस्ट हैं जो आदमियों को ही सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, एक वो है जो फैमिली उनका ये कहना है कि जो ऑपरेशन का जड़ है वो फैमिली है। हिस्टोरिकली हाँ, राइज ऑफ फैमिली, बट नॉट इन वैक्यूम। राइज ऑफ फैमिली कब हुआ? जब क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हुए, जब सरप्लस प्रोडक्शन पैदा हुआ। तो ये बात सच है कि हिस्टोरिकली फैमिली का एक रोल था, लेकिन आज के दौर में अगर आप ये कहेंगे कि हम फैमिली को ख़त्म कर देंगे विदाउट पुटिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट क्लास इन द डॉक, और आप उस पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे, तो आप फैमिली यूनिट को कैसे ख़त्म करेंगे? तो फेमिनिज्म का एक स्कूल है जो कि फैमिली को रिस्पॉन्सिबल मानता है। ऑब्वियसली फैमिली का एक रोल है जो कि हमने डिस्कस किया, लेकिन ये शेख चिल्ली का सपना होगा कि हम कहें कि फैमिली अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और आप फैमिली के राइज के कंडीशंस को समझे बगैर, और आज जो फैमिली जिस तरीके की फैमिली है वो भी कोई हिस्टोरिकली वो वैसी नहीं थी। आज हम सोचते हैं फैमिली, तो ऑब्वियसली जब हम जिन सोसाइटीज़ की, चाहे वो स्लेव ओनिंग सोसाइटी थी चाहे फ्यूडल सोसाइटी थी, तब भी फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन अलग था। ये आज की फैमिली अलग तरीके की फैमिली है, और ये प्री सपोज करती है कि औरतों का सबऑर्डिनेशन हो, बच्चों का सबऑर्डिनेशन हो। बच्चों का सबऑर्डिनेशन भी तो होता ही है, लेकिन अपने आप में ये डिसअपियर खुद से नहीं हो जाएगी। तो एक वो भी स्कूल है जो ये कहता है कि फैमिली का, और वो इतना मार्क्सिस्ट एनालिसिस से ले लेता है, इतना वो एंगल्स को थैंक यू बोल देता है कि आपने बता दिया कि फैमिली की वजह से औरतों का ऑपरेशन होता है, लेकिन बाकी उनको जो क्लास एंटेगोनिज्म है, और क्लास एंटेगोनिज्म्स को आज कौन सी ताकत है जो सस्टेन कर रही है, जो आज डोमिनेंट क्लास रिलेशंस हैं, यानी कि जो कैपिटल और लेबर का कॉन्ट्रडिक्शन है उसको सस्टेन करने वाली ताकत, इन क्लास रिलेशंस को प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस करने वाली ताकत, यानी कि कैपिटलिस्ट स्टेट, इन सब को कटघरे में खड़ा किए बगैर वो फैमिली को ख़त्म करने की बात करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक दूसरा स्कूल है जिसमें कि केट मिलेट आती हैं, उनकी किताब थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स, बहुत अपने टाइम की लीडिंग वर्क माना जाता था। हालांकि वो थियरी पर कम है, वो बेसिकली लिटरेचर का एनालिसिस ज़्यादा है। वो कई राइटर्स को स्टडी करती हैं, D.H. लॉरेंस, नॉर्मन मेलर, इन सब का वो काम स्टडी करती है, और वो दिखाती हैं कि किस तरीके से आइडियोलॉजी भी फंक्शन करती है, और उनका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है उनके नॉवेल्स में, और जिस तरीके के कैरेक्टर्स बने हैं वो किस तरीके से जो जेंडर्ड रोल्स हैं उनको रीइंफोर्स करते हैं। वो डिस्क्रिप्टिवली ऑब्वियसली वो रिच डिस्क्रिप्शन है, अच्छी बात है, लेकिन वो मानती हैं कि पेट्रियार्की जो है वो विमेन के सबऑर्डिनेशन का कारण है। अब ज़ाहिरा तौर पे जब हमने एंगल्स की बात भी की, और हमने कहा कि हिस्टोरिकली एंगल्स ये ट्रेस करते हैं कि पेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ फैमिली एक ख़ास दौर में पैदा होती है, तो पेट्रियार्की एक सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी, और एक जो आइडियोलॉजी है पेट्रियार्की की, जो पेट्रियार्कल सोच है, ये आज के दौर में भी कायम है। लेकिन अगर हम इसको क्लास कोऑर्डिनेट से डिवोर्स कर देंगे, अगर हम इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे कि पेट्रियार्की कैसे पैदा हुई, तो हम कुछ भी बोले कि पेट्रियार्की रिस्पॉन्सिबल है औरतों के सबऑर्डिनेशन के लिए, हम उसके खात्मे की बात भी नहीं कर सकते हैं।
प्रॉब्लम इस एनालिसिस में भी यही है जो कि पेट्रियार्की को औरतों के ऑपरेशन का कारण मानती है। वो ये नहीं देख पाती है कि ये क्लास रिलेशंस हैं जो कि अल्टीमेटली डिटरमाइन करते हैं, इन द लास्ट एनालिसिस डिटरमाइन करते हैं। तो उस एनालिसिस की भी आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन ये है। इसके अलावा जो चौथा जिस तरीके का एक आम तौर पे एनालिसिस आता है, जो कि हमने जिसकी चर्चा पासिंग में की, कि औरतों का जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वही जिम्मेदार है, क्योंकि औरतें रिप्रोडक्शन का उनका एक फंक्शन बनता है, जो बायोलॉजिकल फंक्शन बनता है। तो यानी प्रॉब्लम किस चीज़ में ट्रेस की जा रही है? बायोलॉजी में। यानी प्रॉब्लम हिस्ट्री में नहीं है, ये प्रॉब्लम सोशल नहीं है, ये प्रॉब्लम बायोलॉजी की प्रॉब्लम है। अब ये भी आप खुद सोचिए कितना सेल्फ डिफीटिंग लॉजिक है। बायोलॉजी, और इसमें इसकी सबसे जो अग्रणी प्रोपोनेंट थी वो शुला स्मिथ फायरस्टोन थी। उनकी रचना है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, और वो कहती हैं कि एंगल्स ने सिर्फ एक तरीके के एंटागोनिज्म की बात की, लेकिन असली प्राइमरी एंटागोनिज्म तो मेल और फीमेल यानी कि मैन और वुमन का है। और उन्होंने कैटेगरी वो देती हैं सेक्स क्लास की, कि क्लास जो है वो इनसफिशिएंट टर्म है। असली टर्म अगर हमें कोई एनालिटिकल कैटेगरी बनानी है तो वो सेक्स क्लास की कैटेगरी हमें बनानी चाहिए। और वो फिर ये बोलती हैं कि ये बेसिकली औरतों का रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, ये औरतों की बायोलॉजी है, जिसकी वजह से ये उनका सबऑर्डिनेटेड पोजीशन अस्तित्व में आई है। और इसलिए औरतों की ऑटोनॉमी होनी चाहिए अपने बॉडी पर। यानी कि वो सारी पॉलिटिक्स जो है और सारा जो आप कह सकते हो इमेंसिपेटरी प्रोजेक्ट है विमेन लिबरेशन का, वो किस पर रिड्यूस है? बॉडी पॉलिटिक्स पर, लिबरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी पर। ऑब्वियसली इससे किसी का इनकार नहीं कि ये औरतों की आज़ादी का मसला है कि वो बच्चा पैदा करना चाहती हैं, नहीं पैदा करना चाहती हैं। लेकिन आज के टाइम में हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, क्लास सोसाइटी में अगर कोई औरत चाहे भी कि वो प्रोक्रिएट करे, वो रिप्रोड्यूस करे, उसको वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिलता है जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बच्चों की परवरिश करना चाहिए। एक सिंगल मदर अगर बच्चों की परवरिश करना चाहेगी, आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं है जिसमें औरतें फ्रीली अपने बच्चों का जो रेयरिंग है वो सोसाइटी पर छोड़ दें। तो इस वजह से एक हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक क्लास सोसाइटी में जाहिरा तौर पे बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद इतना उनका डेबिलिटेटिंग यानी कि उतना इनका वीकनिंग इफेक्ट नहीं होता, वो इफेक्ट पैदा होता है क्योंकि आपको वो कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है जिसमें आप अपने वो सारे फंक्शंस पूरे कर सको। एक इंसान के तौर पे भी, एक आदमी के तौर पे भी, एक औरत के तौर पे भी आप वो नहीं पूरे कर सकते हो। और इस वजह से इस तरीके के नोशंस पैदा होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इससे किसी का कोई इनकार नहीं है कि ये ऑटोनॉमी की औरत रिप्रोडक्टिव फंक्शन के तौर पर वो कोई बच्चा पैदा करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, ऑब्वियसली द डिसीजन लाइज विद हर। लेकिन इसी को आप कहें कि सबऑर्डिनेशन का फंडामेंटल कारण बता देना, तो ये एनालिसिस भी जो कि किसी हम कह सकते हैं निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते और एक बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट देता है, ये भी कहीं नहीं पहुंचता है। और इसका एक दूसरा एक्सट्रीम ये है जो कि औरतों की बायोलॉजी, और फिर उसका एक्सट्रीम है कि आदमियों की बायोलॉजी भी, कि आदमी वही जिसको हमने कहा था, तो एक डाइकोटमी होती है नेचर की और कल्चर की। आदमी बाय नेचर प्रेडेटरी है, आदमी बाय नेचर जो है वो क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहता है। क्यों कंट्रोल करना चाहता है? और हमेशा से कंट्रोल करना चाहता था। तो क्योंकि ये एनालिसिस अगर गायब होगा तो इसलिए रियल कॉजेज तक भी नहीं पहुंचा जाएगा। तो यानी कि ये जो चार हम कह सकते हैं ब्रॉडली जो फेमिनिस्ट एनालिसिस ये जो आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स हैं कि मेन एज एनिमी, फैमिली एज एनिमी, पेट्रियार्की एज एनिमी और बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ वुमेन एज एनिमी, इसके तौर पे
पूरा एनालिसिस होता है, यानी कि जो रियल एनिमी है। और जिस रियल एनिमी की बात एंगल्स ने द ओरिजिन ऑफ फैमिली में की कि वो क्लास रिलेशंस, वो क्लास सोसाइटी जिसने कि औरतों के सबऑर्डिनेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, जिसने कि औरतों के ऑपरेशन के ज़रिए खुद वर्किंग क्लास को भी, खुद मासेस को भी डिवाइड करने का एक हथियार उसके पास है। तो ज़ाहिरा तौर पे जो सोशल ऑपरेशन की आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जो सोशल ऑपरेशन के फॉर्म्स होते हैं, वो तो मासेस को भी डिवाइड करने में काम आते हैं ना। तो अब और इस जो लेनिन से लेकर कोलंताई तक ने, इन सब लोगों ने जिसकी वकालत की थी कि जो विमेन वर्कर्स है उनको तो वेज इक्वालिटी की बात करनी ही चाहिए, मेल वर्कर्स को भी वेज इक्वालिटी का सवाल उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए? क्योंकि औरतों के लेबर पावर की वैल्यू अगर कम होगी तो वो आदमियों के वेजेस को भी डिप्रेस करने में रूलिंग क्लासेस की मदद करेंगी। अगर कोई एक ऐसा सेक्शन है जो आप क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है वो ऑपरेशन, तो आप उनको वेजेस कम देते हैं, आप उनसे सारा रिप्रोडक्टिव काम करवाते हैं, तो आप जो प्रिंसिपल ब्रेड विनर है और आमतौर पे वो मेल फिगर ही है, और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में ज़्यादातर हाउस होल्ड्स में आदमी ही ब्रेड विनर्स हैं। औरतें काम करती हैं, लेकिन हाँ, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आदमियों के उससे आता है। ये चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन हाँ, अगर हम अभी डोमिनेंट रियलिटी की बात करें, लेकिन आप आदमियों के वेजेस को भी डिप्रेस इससे कर सकते हैं। यानी कि रूलिंग क्लासेस के पास सोशल ऑपरेशन के अभी अगर हम सिर्फ विमेन ऑपरेशन की बात करें, इस फॉर्म की वजह से एक ऐसा हथियार है जिससे कि वो वर्किंग क्लास और ब्रॉड क्रॉस सेक्शन ऑफ वर्किंग मासेस उनको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो लेनिन ने और अलग अलग समय पे बाकी जो भी मार्क्सिस्ट फिगर्स रहे, उन्होंने बार बार ये बोला कि वेज इक्वालिटी हो, पे पैरिटी की बात हो, ये आदमियों का भी उतना ही मसला है जितना कि ये औरतों का मसला है। ये वर्किंग क्लास मूवमेंट का भी उतना ही क्वेश्चन है जितना कि ये विमेन्स मूवमेंट का क्वेश्चन है। तो विमेन्स मूवमेंट तो समान काम के समान वेतन की मांग उठाएगा ही, लेकिन ये वर्किंग क्लास मूवमेंट का भी काम है। और ये प्रीडोमिनेंटली जहां मेल वर्कर्स भी काम कर रहे हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या कहीं और हो, वहां पर भी ये डिमांड रेज करने का सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इसके जरिए भी रूलिंग क्लास के पास एक हथियार है जिससे कि वो मासेस को, जिससे कि वो वर्किंग क्लास को डिवाइड करता है। तो अगर हम देखें अपने उसी सवाल पर वापस आते हुए, तो असली दुश्मन कौन है, और इस सवाल का जवाब एंगल्स ने अपनी रचना में ही दिया। जब वो बात कर रहे थे तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन एक डोमिनेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन था। वो अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर औरतों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था सोशल प्रोडक्शन में, लेकिन अभी भी उसके बाद तो और उसमें प्रगति होती है। तो और वो एंगल्स यही बताते हैं कि ये क्लास रिलेशंस हैं जो फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन को बनाए रखते हैं। यानी कि अगर हमें आज दुश्मन की पड़ताल करनी है, दुश्मन की तफ्तीश करनी है, हमें ये देखना है कि वो कौन है जो बेनिफिट कर रहा है ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग विमेन ऑपरेशन से। कोई कह सकता है आदमी। ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग आदमियों का क्या बेनिफिट है? जैसे वर्किंग क्लास में, हाँ ऑब्वियसली आइडियोलॉजिकली तो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेनिफिट क्या मिल रहा है? तो हमें अगर हम इसका एनालिसिस करें तो हम एक ही जवाब इसका मिलता है, ये कैपिटलिस्ट क्लास है, ये कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, और इस मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो बनाए रखने के लिए जो स्टेट अस्तित्व में आया, ये उसकी ज़रूरत है कि औरतों का एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑपरेशन हो। ऑब्जेक्टिव बेनिफिशियरी कैपिटलिस्ट स्टेट है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है। इसलिए कोई भी लड़ाई और कोई भी संघर्ष जब तक उसके खिलाफ निर्देशित नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई अधूरी रहती। हमारी लड़ाई
सिम्टम्स के खिलाफ होगी, कि हमें एक सिम्टम दिखेगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, कोई एक घटना घटेगी हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन सिस्टमैटिकली एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर लाइन के साथ, एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ, और उस एनालिसिस का जो निष्कर्ष निकले कि हमारे पास विमेन ऑपरेशन से लड़ने का क्या प्रोग्राम है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारे जनरल टैक्टिक्स क्या हैं, ये तभी क्लियर होगा जब हम ये पहचान करेंगे कि हमारा दुश्मन कौन है। फेमिनिस्ट एनालिसिस की प्रॉब्लम, और जब वो एंगल्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि एंगल्स ने कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में विमेन लेबर को स्टडी नहीं किया, उन्होंने डोमेस्टिक वर्क पे उतना ध्यान नहीं दिया, जो औरतों का रिप्रोडक्टिव लेबर है उसको नहीं स्टडी किया, और एंगल्स जो है खुद ही अपनी रचना में जो है डुअल सिस्टम अप्रोच से प्रस्थान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन डुअल सिस्टम्स अप्रोच क्या था, जो बहुत सारे मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जिसकी बात करते हैं, कि क्लास एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन को ख़त्म करने के लिए मार्क्सिज्म और पेट्रियार्की को ख़त्म करने के लिए फेमिनिज्म। पेट्रियार्की कहीं अलग से किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसको कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ही सस्टेन कर रही है, और जिस पेट्रियार्की की हम बात कर रहे हैं वो कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की है, वो कोई प्री मॉडर्न प्री कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की नहीं है। तो लेकिन ये आरोप भी एंगल्स पे लगते रहे कि उन्होंने, एंगल्स ने डुअल सिस्टम अप्रोच दिया, क्योंकि एंगल्स दो सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जो कि ऐसा करता ही नहीं था। उन पर ये मैंने आपको बताया ही कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इन आरोपों का जवाब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट्स ने उसके बाद दिया। और जो फेमिनिज्म का लिमिटेशन है, फेमिनिज्म का लिमिटेशन क्या है? फेमिनिज्म का लिमिटेशन ये है कि बेसिकली फेमिनिज्म और कुछ नहीं है, बल्कि विमेन ऑपरेशन के सवाल पर बूर्जुआ लाइन का रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं। आप किसी भी, आपको कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, आपको किसी भी समस्या को अप्रोच करना है, और आप एक क्लास सोसाइटी में किसी समस्या को अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके दो नज़रिए हो सकते हैं, एक प्रोलेटेरियन अंडरस्टैंडिंग और प्रोलेटेरियन लाइन और अप्रोच हो सकती है, और एक बूर्जुआ लाइन, बूर्जुआ अप्रोच हो सकता है। लेकिन फेमिनिज्म क्या कर रहा है? फेमिनिज्म कारणों की, असली दुश्मन की पड़ताल ना करके, जो हमारे लड़ाई में एलाइज बन सकते हैं, जो हमारे साथी बन सकते हैं, उन्हीं को जो है दरकिनार कर रहा है। जब हम बोल रहे हैं कि आदमी दुश्मन है, तो इसका करोलरी, नेचुरल करोलरी क्या होगी कि सारी औरतें एलाइज हैं। तो यानी साध्वी ऋतंबरा एलाई है, स्मृति ईरानी भी एलाई है, गोल्डा मेयर भी एलाई है, और सोनिया गांधी, हाँ, कमला हैरिस, हाँ, ये तो जो जिसको वही जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरसेक्शनल इंपीरियलिज्म की जो सबसे बड़ी वो है, वो है ना, ये तो उससे भी, ये हिलरी क्लिंटन से भी ज़्यादा इंटरसेक्शनल हो गया, ये तो उससे भी ज़्यादा। शी इज़ ब्लैक, शी इज़ अ वुमन, एंड व्हाट एल्स इज शी? ब्राउन। तो लेकिन हाँ, वो सारे हमारे एलाई हो जाते हैं, और क्योंकि सारे आदमी दुश्मन हैं, तो जो हमारे एलाइज बन सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिवली वो बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन हाँ वो भी पेट्रियार्कल माइंडसेट, आइडियोलॉजी, उन प्रैक्टिसेस के कैरियर है, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन पेट्रियार्की की कैरियर तो औरतें भी हैं ना, नहीं होती हैं? होती हैं। आप अपने आसपास भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शुरू में हमें कंट्रोल करने का काम, बचपन से ही सलीके से रहने का काम, जैसे लड़कियां रहती हैं वैसे रहने का काम, ये तो आमतौर पे माएँ ही करती हैं। तब तो उस तरीके से तो फिर आप कैसे, ये एलाइज और एनिमीज़ को ढूंढने का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, सुपरफिशियल तरीका है, जो कि एसेंस पे नहीं जाकर अपीयरेंसेस से तय कर रहा है कि हमें किसके साथ साझेदारी करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। और इसी के साथ बहुत सारी और थियरीज आई ना, प्रिविलेज थियरी भी आई है। प्रिविलेज थियरी बेसिकली जो मतलब जो उस आइडेंटिटी बेस्ड ऑपरेशन से का शिकार नहीं है, वो सारे लोग ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग बेनिफिशरीज हैं। और
फेमिनिज्म की आज हालत ये है कि अब कोई एक फेमिनिज्म की आप बात नहीं कर सकते। यहाँ पर इतना फ्रैगमेंटेशन हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब ब्लैक फेमिनिज्म, क्यूयर फेमिनिज्म, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ये लॉजिक है ना। अगर आप आइडेंटिटी को अपना रैलिंग पॉइंट बनाएंगे तो हमेशा कोई दूसरी आइडेंटिटी उसके बरक्स, क्योंकि आइडेंटिटी फॉर्मेशन ही अदरिंग के जरिए होता है। तो औरत की आइडेंटिटी भी कोई होमोजीनियस आइडेंटिटी तो है नहीं। तो में दलित औरतें भी होंगी, मुस्लिम औरतें भी होंगी, विमेन ऑफ कलर भी होंगी, ब्लैक औरतें भी होंगी, लेस्बियंस भी होंगे। हाँ, सब होंगे ना। इतनी सारी आइडेंटिटीज होंगी और फिर ये फ्रैगमेंटेशन पे फ्रैगमेंटेशन होगा जो कि हुआ है। यानी कि हम अगर दुश्मन की पड़ताल नहीं करेंगे तो हम इन्हीं नतीजों पे पहुंचेंगे। इसलिए हमारे लिए अगर हम कहें कि एंगल्स की इस रचना का और विमेन ऑपरेशन को समझने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि विमेन ऑपरेशन की एक हिस्ट्री है। विमेन ऑपरेशन हमेशा से नहीं था। ये कोई इटर्नल या कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, या ये ह्यूमन नेचर में, या ये कोई इनेट चीज़ नहीं है जो आदमी ने अपने से कहीं से पैदा कर ली। ये एक हिस्टोरिकल, एक सोशल और आप कह सकते हैं कि मटीरियल फिनोमिनन के तौर पे पैदा हुई है। और चूंकि इसकी एक हिस्ट्री है इसलिए ये ख़त्म होगी, अपने आप ख़त्म नहीं होगी। जिस चीज़ ने इसको जन्म दिया, यानी कि क्लास एंटेगोनिज्म्स ने, क्लासेस के अस्तित्व में आने के साथ, क्योंकि ये ऑपरेशन और तमाम बाकी भी सोशल ऑपरेशंस जो आए, क्योंकि वो क्लास एंटेगोनिज्म्स के फ्रेमवर्क में पैदा हुए थे, इसलिए इनका अंत भी क्लास बेस्ड, आप कह सकते हो कि एंटी पेट्रियार्की मूवमेंट, क्योंकि हम विमेन ऑपरेशन की बात करें, उसके जरिए ही वही की लिंक है। और की लिंक ये समझने में है कि जो चीज़ हमेशा से नहीं थी, जो इममेमोरियल नहीं है, वो हमेशा सदा से नहीं थी, इसीलिए हमेशा नहीं चलेगी। दूसरी चीज़ कि इस चीज़ की पड़ताल करना कि हमारा दुश्मन कौन है। दुश्मन औरतों का बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, दुश्मन अपने आप में सारे आदमी नहीं है, दुश्मन पेट्रियार्की उस तरीके से, अगर आप इसको बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट से काट कर देखें, फैमिली की यूनिट नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इन सारी चीज़ों के बैकग्राउंड में, इन सारी चीज़ों के अस्तित्व में आने के लिए वो कौन से फैक्टर्स, वो कौन से कारक जिम्मेदार थे। और ओरिजिन ऑफ फैमिली हमें वही फैक्टर्स, उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बताती है, एक हिस्टोरिकल एनालिसिस देती है, और इसलिए आज भी इसकी प्रासंगिकता है, इसलिए आज भी इसका सिग्निफिकेंस है। अगर हमें विमेन ऑपरेशन के खिलाफ कोई लड़ाई लड़नी है तो हमें इस रचना को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना भी ये भी सच है कि ज़ाहिरा तौर पे आज की सारी समस्याओं का जवाब इसमें नहीं है। आपको ये एक एक्सेस देता है, आपको एक कुतुबनुमा दे रहा है। हम आज के दौर के जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए आज के मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओइस्ट्स को नए स्ट्रैटेजीज और नए टैक्टिक्स डिवाइस करने होंगे। लेकिन हाँ, बिना हिस्टोरिकल मटीरियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग के हम विमेन ऑपरेशन के खात्मे की डायरेक्शन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमें ये बात भी समझनी होगी कि कैपिटलिज्म के खात्मे के साथ ही, अपने आप नहीं, लेकिन हाँ, उसकी पूर्व शर्त, विमेन ऑपरेशन की पूर्व शर्त खत्म हो जाएगी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि एक बार सोशलिस्ट सिस्टम आ जाएगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें जितने भी सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हुए उनकी हिस्ट्री को पढ़नी चाहिए, चाहे सोवियत यूनियन में जो सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हुए, चाइना में जो सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हुए। जब कल्चरल रेवोल्यूशन की जिस तरीके से हम बात करते हैं, वो कल्चरल रेवोल्यूशन आदमी औरत या फिर जो जेंडर बेस्ड ऑपरेशन है उसके भी खात्मे के लिए सोशलिस्ट ट्रांजिशन के पूरे पीरियड में वो कल्चरल रेवोल्यूशन की जो थीसिस है वो आज भी हमें बहुत सारे मार्कर्स देती है। लेकिन बिना कैपिटलिज्म के खात्मे के आप वो पूर्व शर्त, वो जो कंडीशंस हैं जिसने आज के दौर में जो विमेन ऑपरेशन को सस्टेन किए हुए हैं,
जो विमेन ऑपरेशन के नए फॉर्म्स को जन्म देता है, आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं। इसके खात्मे के साथ ही औरतों की गुलामी, जो उनकी सबऑर्डिनेशन की, जो उनकी सब्जुगेशन की स्थिति है, वो भी उसको ख़त्म करने की दिशा में अगर हम कोई भी कदम बढ़ाना चाहते हैं तो वो हम इसी से बढ़ा सकते हैं। और इसलिए विमेन लिबरेशन के लिए भी ये ज़रूरी है। और लेनिन ने बहुत क्लियरली बोला कि हमें एक जिसको कहते हैं अमिट रेखा खींचनी चाहिए कि मार्क्सिस्ट पोजीशन विमेन क्वेश्चन पे क्या है और फेमिनिस्ट पोजीशन विमेन क्वेश्चन पे क्या है। इसके बीच में एक अमिट रेखा है, उसको हमें धुंधला नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फेमिनिज्म आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही करता है किसी ना किसी किस्म का, और आइडेंटिटी, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ डिपार्चर आइडेंटिटी है। और मार्क्सिज्म पॉलिटिकल लाइन और सही ओरिएंटेशन, सही कारणों की पड़ताल और उसके क्या मटेरियल कंडीशंस रहे उसकी हिस्ट्री में उसको ट्रेस करना, और चूंकि वो उसकी हिस्ट्री में उसको ट्रेस करता है इसीलिए वो ये बताता है कि ये हमेशा से नहीं था और हमेशा नहीं रहेगा। तो मैं अपनी बात अभी यहीं ख़त्म करती हूँ। अब आगे क्वेश्चन आंसर्स में हम बाकी बातें डिस्कस कर सकते हैं। क्लास सोसाइटी में और ख़ास तौर पे अगर हम पूंजीवाद की बात करें तो शादी तो एक तरीके से औरतें अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए भी, कि भाई शादी हम कर लेते हैं, थोड़ा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, वो तो इस तरीके से भी देखती हैं। मतलब एक अरेंजमेंट ही होता है, कोई उसमें उनकी मर्जी हो वो तो होता नहीं है। और ज़ाहिरा तौर पे अब अगर हम मिडिल क्लास औरतों की भी बात करें, जो पेटी बूर्जवाजी की, वो खुद भी ओप्रेस्ड हैं, ऐसा नहीं है कि वो ओप्रेस्ड नहीं है, वो घर में भी और वो बाहर भी जाती होंगी तो ऑपरेशन वो झेलती हैं। लेकिन वही कि इसको बहुत, इसीलिए आइडियोलॉजी का रोल और ये समझना कि सिर्फ औरत होना इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आपको कोई रेडीमेड बेसिस नहीं दे देता है कि आप औरतें हैं इसीलिए आप इनजस्टिस के खिलाफ बोल देंगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार औरतें चुप रहती हैं। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि जब गुजरात में मुसलमानों पर जिस तरीके से हमले और जो कत्लेआम हुआ था उसमें औरतें नहीं इन्वॉल्व थी जो उस कत्लेआम को अंजाम दे रही थी। और वो जब राइटिंग हुई थी और वो लूटपाट मच रही थी तो वो औरतें जो हैं एसी से लेकर जब दुकानों में घुस रही थी, एसी अवन सब उठा उठा के भाग रही थी, वो भी औरतें ही थी। तो इसीलिए अगर कोई क्लास एनालिसिस नहीं होगा, और क्लास एनालिसिस का बेसिकली क्या है ना, जैसे मार्क्सिज्म के खिलाफ क्योंकि आरोप लगते रहे कि क्लास रिडक्शनिस्ट है, इकोनॉमिक फैक्टर्स को जो है डिटरमाइनिंग फैक्टर मानता है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ये अपने आप में यही चीज प्रूव करती है कि अल्टीमेटली क्लास फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रोल प्ले करते हैं, नॉट इन द इमीडिएट इंस्टेंस। हर उसमें आप नहीं देखेंगे, क्योंकि हर इमीडिएट उसमें देखेंगे तब ये रिडक्शनिज्म होगा। लेकिन किस तरीके से पेट्रियार्की को इंटरनलाइज औरतें करती हैं, किस तरीके से खुद अपना कमोडिफिकेशन भी औरतें करती है। अब जैसे जिस तरीके के गाने और जिस तरीके का पूरा, और ख़ासतौर पे अगर आप तेलुगु सिनेमा या पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को देखें, वो आजकल एक गाना है जिसमें वो जो सिंगर, वो काफ़ी हिट हो गया गाना, जिसमें वो सिंगर बोलता है घोड़े वाइट, सुना होगा तुम सबने, घोड़े वाइट, कुड़ियाँ ब्राउन, गड्डी ब्लैक, और उस पर लड़कियां औरतें सब डांस करती हैं, वो जो मीम्स वीम्स सब बनते हैं वो सब करती हैं, है ना। और खास तौर पे आप पंजाबी गानों में देखिए, किसी को याद आ रहा होगा, मैं जो भी पंजाबी गाने सुनता होगा उसको है, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रही है उसकी धुन, आम तौर पे इसी तरीके के नहीं होते हैं वो गाने, उस पे वो तो एक तरीके, वो कोई उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है, मतलब घोड़े, औरतें, गाड़ी, तो ये तो बता ही रहे, ये कितना अच्छा है ना, ये अब आइडियोलॉजिकल भी नहीं रहा, वो बता रहे हैं कि हम औरतों को कमोडिटी समझते हैं, हम उनको या तो भेड़ बकरों की तरह मानते हैं या फिर हम उनको जो है गड्डी, जो कि ऑब्वियसली कमोडिटी, हम उसकी तरह मानते हैं। तो वो तो खुद उनकी कल्चर इंडस्ट्री, और आज जिस तरीके का, मतलब अब देने के तो कुछ है नहीं कैपिटलिज्म के पास, तो ज़ाहिरा तौर पे जो कल्चरल प्रोडक्शन भी हो रहा है वो इसी तरीके का
बहुत ही भोड़ा किस्म का और नंगे तौर पे हो रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों को भी अब तो जैसे ये जो वोकनेस आजकल नहीं आई है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे जो जिस तरीके का घटनाएं अभी रिसेंटली हुई है, तो हर कोई जो ये यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर है उसको भी कुछ हैशटैग तो डालना है। उसको विमेन ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि औरतों के आज की स्थिति का क्या कारण है, लेकिन क्योंकि आपको ये भी दिखाना है और आपको एक ख़ास आबादी को केटर करना है तो आप वो भी करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि औरतें सिर्फ अपनी आइडेंटिटी की वजह से किसी ऑपरेशन या इनजस्टिस के खिलाफ ऑटोमेटिकली, है ना, ऑलरेडी वो आइडेंटिटी वैसी है कि वो ये स्टैंड लेगी, नहीं होता है ऐसा, ये नहीं होता है। और इसीलिए इसमें वही बात कि लास्ट एनालिसिस में ये क्लास रिलेशंस हैं जो हिस्ट्री में भी डिटरमाइनिंग रोल प्ले करते हैं और हम देखते भी हैं, अल्टीमेटली यही होता है। और हाँ, इसमें ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि आइडियोलॉजी का एक रोल है और उस पर भी मार्क्सिस्ट्स ने बहुत काम किया है कि किस तरीके से यही कि हम कैसे इसी चीज़ को इंटरनलाइज करते हैं कि कैसे औरतें खुद उस सबऑर्डिनेशन को उसको मेंटेन करने के लिए अपने बच्चों की ट्रेनिंग करती है। खुद माताएं या दादियाँ अगली जनरेशन में उन सारी चीज़ों को वो प्रोपगेट हो, वो सब करती हैं। तो वो तो आप सही कह रहे हैं, मतलब उससे तो यही बात साबित होती है कि अपने आप में ऑटोमेटिकली सारी औरतें ना तो एलाई बन जाएंगी, चाहे वो खुद भी ओप्रेस्ड हो। ये कोई नहीं कह रहा है एज अ वुमन तो नीता अंबानी भी पता नहीं किसी टाइम पे हो सकता है कोई ऑपरेशन झेलती होगी, पता नहीं, है ना, और राधिका मर्चेंट और ये सारे हैं। लेकिन क्या वो आएंगे? वो बेनिफिशियरी हैं, वो खुद रूलिंग क्लास का पार्ट हैं, वो खुद उस सिस्टम के प्रोपगेशन में एक्टिवली लगे हुए लोग हैं। तो इससे भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जो लिमिटेशन है, और वही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है, बेसिकली डीपोलिटिसाइजेशन है ना। आप उसको पॉलिटिक्स से किनारे करके आप इस तरीके का कि सेल्फ ट्रेनिंग, और ये आजकल के उसमें कि हम सेल्फ ट्रेनिंग करेंगे, हम सेफ स्पेसेस क्रिएट करेंगे, एंटी ऑपरेशन ट्रेनिंग करेंगे, हम वोक लैंग्वेज यूज़ करेंगे। वोक लैंग्वेज ये जो पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज का एक वो नहीं होता है, तो मजदूर थोड़ी जानता होगा, हमारी आंगनवाड़ी की औरतें भी नहीं जानती हैं, वो बोल देती हैं बीच बीच में कुछ ऐसी बातें, है ना। लेकिन अब ये भी कैसे ना, ये भी एक प्रिविलेज है कि आपको वो चीज़ें पता है ना। ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस का भी एक वो है, और फेमिनिस्ट प्रैक्टिस बेसिकली इसी सब चीज़ पे रिड्यूस कर देता है। फेमिनिस्ट प्रैक्टिस एक वही कि हम ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हम सिस्टरहुड, फिर वो बनाते हैं सरोरिटी क्लब्स बनते हैं, है ना, सरोरिटी क्लब्स, और ये सब बहुत सारे जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस तरीके के जो NGOs काम करते हैं। जागोरी, हम पहले 2008 में जब 100वां साल था विमेन डे को, तो एक जॉइंट फ्रंट भी बना था, उसमें जागोरी और सहेली और इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वो वही कि हम एक सरोरिटी, एक हमारा ग्रुप होगा, मतलब कि बहनापा हमारा, वैसा हम वहाँ पर फिर हम बात करेंगे, फिर हम शेयर करें। हाँ ठीक है, शेयर करें, उससे क्या होगा? उससे तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और एनरिच होगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन से आगे प्रेस्क्रिप्शन तक कैसे पहुँचे, क्या करें? और NGOs की पॉलिटिक्स इससे एकदम क्लोजली लिंक्ड है, जो ये पूरा वो है। या फिर ऑर्गेनाइजेशंस भी वो बनाएंगे तो वो एंटी लीडरशिप होंगे, हम किसी हायरार्की को नहीं मानते, तो चलेंगे कैसे ऑर्गेनाइजेशंस? ये हायरार्की भी तो जैसे ये आपके दिमाग में कैसे आया है कि जो बनेगा उसमें कुछ डोमिनेशन, क्योंकि ये लीडरशिप मतलब डोमिनेशन का, और जो लेड है वो डोमिनेंट है। ऑब्वियसली क्लास सोसाइटी में ऐसा है, लेकिन आप बिना ऑर्गेनाइजेशन के, कई तो एकदम किसी ऑर्गेनाइजेशन को मानते ही नहीं, उनको यही करना है, वो सेल्फ अवेयरनेस, वोक लैंग्वेज यूज़ करना, और जो थोड़ा बहुत मानते हैं उसमें वही कि हम सब बराबर, कोई लीडर लेड हाँ, मतलब ठीक है, ये हम भी एक रिफॉर्म की गतिविधि के तौर पे हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन इसी से तो नहीं अपने आप हो जाएगा ना। लेकिन वो यही सब करते हैं। बहरहाल ये बात, हाँ आप सही कह रहे हैं कि मतलब वो तो है ही कि
सिर्फ औरत होने की वजह से वो किसी ऑपरेशन के खिलाफ बोलेंगी, तब तो बोलते ही ना, तब तो बीजेपी में औरतें नहीं होती, है ना। आंगनबाड़ी का चल रहा था, उन्हीं दिनों की बात है कि हम अपनी औरतों को आंदोलन में नहीं लाएंगे, ये तो घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर उनको लगा कि दिक्कत आ रही है, कहा देखो फैमिली को लाओ तब कुछ हो पाएगा। तो फिर जब फैमिली आई चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। वो अलग बात है कि उसमें संशोधनवादी जब दूसरे राज्यों से टीचर्स थे तो फेल हो गई। और आंगनबाड़ी में भी जब देखने चीज़ मिली, जब आंदोलन पीक पे था तो बहुत से संगठन सब, जब आप डीटीसी के बस के ड्राइवर भी शायद आए थे आपके पास कि आप हमको आगे लीड कीजिए, चीज़ें भी बदल जाती है ना जब इन प्रैक्टिस में नहीं। और देखिए ये सारे जो ये तो स्ट्रगल्स के साइट होते हैं ना, ये भी कोई नहीं कह रहा है कि ऑटोमेटिकली वर्किंग क्लास जो है वो इन सारी चीज़ों से फ्री है ना। ये कोई नहीं कह रहा है, ये किसी का केस, ये मार्क्सिज्म का केस ही नहीं है। तो जैसे मार्क्सिज्म पे वो आरोप लगाए जाते हैं जो मार्क्सिज्म कहता ही नहीं है। वर्किंग क्लास इसलिए रेवोल्यूशनरी एजेंट है क्योंकि विद इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन वो एक यूनिक स्पेशल पोजीशन में है। उसके लेबर पावर के एक्सप्लॉइटेशन और सरप्लस अप्रोप्रिएशन का जो पूरा वो आप कह सकते हैं कि डोमेन है, वो वर्किंग क्लास की एक स्पेशल सिचुएशन बनती है, उसकी एक पोजीशन बनती है। और बिना उसके लेबर पावर के, और जब मैं वर्किंग क्लास कह रही हूँ तो इसमें आदमी औरत दोनों शामिल है ना। ये भी तो एक बायस होता है कि जब वर्कर की बात होती है तो वो वर्कर हमेशा हमारे दिमाग में एक मेल वर्कर आता है। जब हम रेवोल्यूशनरी एजेंट की बात करें तो ऑब्वियसली वो सारे वेज्ड वर्कर्स हैं, विच मीन्स कि उसमें विमेन वर्कर्स और मेल वर्कर्स दोनों शामिल हैं। और उसमें वो सारे लोग भी शामिल हैं जो ऑब्वियसली कैपिटलिज्म के उस वो सिचुएशन में नहीं है जो कि हम जिसको फॉर्मल वर्किंग क्लास कहते हैं। लेकिन वर्किंग क्लास की एक यूनिक पोजीशन बनती है। लेकिन स्पॉन्टेनियसली वर्किंग क्लास की कॉन्शियसनेस कोई प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस हो, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म ने तो हमेशा इस स्पॉन्टेनिटी को, इस तरीके के पूरे, ये भी जो सोशल क्लास को ही मान लेना कि वो अपने आप में वो सोशल क्लास जो है, हाँ उस सोशल क्लास की एक स्पेशल पोजीशन है वीज़ावी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन बिना एजेंट के, बिना वैनगार्ड के इंटरवेंशन के वो अपने आप पॉलिटिकल क्लास नहीं बनता है, क्लास कॉन्शियस क्लास नहीं बनता है। ये बात भी उतनी ही सच है। तो ये जो चाहे हमारे प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, ये तो स्ट्रगल्स के ही तो आप कह सकते हैं ये जगहें होती हैं ना, जब हम उन सारे नोशंस को भी हमने अलग अलग दौरों में स्ट्राइक्स में, चाहे बादाम मजदूरों की स्ट्राइक हो, चाहे आंगनवाड़ी की स्ट्राइक हो, चाहे वजीरपुर के वर्कर्स की स्ट्राइक हो, या जब हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की स्ट्राइक्स, जितने बाकी वर्कर्स की स्ट्राइक्स होती थी हम जाते थे, तो बहुत सारे, तो चाहे वो कास्ट को लेकर वर्कर्स के बीच में वो हो, है ना, सवर्ण और दलितों का भेद और आइडियोलॉजी के लेवल पे और उस तरीके की मान्यताओं को मानना, वो तो होता ही है। औरतों के प्रति नज़रिया वो तो होता ही है। ऑटोमेटिकली ये कोई नहीं कह रहा है कि स्पॉन्टेनियसली वर्कर्स जो हैं वो इन सारी चीज़ों से आज़ाद होते हैं। ये स्ट्रगल के साइट्स हैं और कोई भी जो रेवोल्यूशनरी फोर्स होगी वो इसको अपना एक काम बनाएगी कि वो पॉलिटिकल एजुकेशन के ज़रिए, वो इस तरीके की ट्रेनिंग के ज़रिए ये जो मेंटल वो मीन्स ऑफ मेंटल प्रोडक्शन पे जो कब्जा है रूलिंग क्लास का, और जिस तरीके से उसके आइडियाज़ डोमिनेंट आइडियाज़ बन जाते हैं, उसकी आइडियोलॉजी चाहे अनचाहे डोमिनेंट आइडियोलॉजी बनती है और वर्किंग क्लास भी, वर्किंग मासेस भी उसको इंटरनलाइज करता है। उसके खिलाफ तो हमारी स्ट्रगल चलती है, वरना वो पॉलिटिकल स्ट्रगल आप उसको कहीं नहीं सकते। तो ये तो है ही कि वर्किंग क्लास के स्ट्रगल्स में हमने देखा है वो सब होता ही है कि औरतें जो हैं वो नहीं काम करेंगी, बाहर नहीं जाके काम करेंगी, बहुत सारे वर्कर्स मानते हैं। लेकिन अब कैपिटलिज्म का खुद का मोशन और जो आजकल महंगाई का आलम है, वो कितना उनको रखेंगे हाउस होल्ड में, नहीं रख सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। और ये अच्छा ही है, ये अच्छा ही है, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग ये अच्छा है। जितना एंगल्स ने, लेनिन ने कहा सोशल प्रोडक्शन में जितनी औरतों की भागीदारी बनेगी, हाँ कैपिटलिज्म सोशल प्रोडक्शन में भी भागीदारी बनाता है लेकिन उस हाउस होल्ड, उस फैमिली को भी प्राइवेटाइज करके रखता है, उसका सोशलाइजेशन नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है? वही जो हमने बात की। लेकिन सोशलिज्म तो इसकी पूरी ज़मीन तैयार करेगा जब औरतों का, जो हम सोच भी नहीं सकते और जो सोवियत रशिया ने करके दिखाया,
जो सोशल प्रोडक्शन में भागीदारी, और कहाँ कहाँ औरतें नहीं पहुंची, क्या क्या नहीं किया, और पूरे हाउस होल्ड के काम को, जिसको लेनिन ने बोला ड्रजरी है, स्टल्टिफाइंग है, आपकी फैकल्टीज़ को डेड करता है, वही एंडलेस काम, मोनोटनस काम, दिन रात आप वही काम कर रहे हैं, उसकी वो ज़मीन ही तैयार कर देता है। उस तरीके के मेसेज, उस तरीके के कम्युनिटी किचन्स, लॉन्ड्रेट्स, नर्सरीज बच्चों के लिए, वो सोसाइटी का फंक्शन बन जाता है। और वो ये सारे काम भी सोशल प्रोडक्शन का हिस्सा बनते हैं। ये जो घरेलू काम होते हैं वो सारे काम उसका हिस्सा बनते हैं। हाँ, मतलब सही है, आप ठीक ही कह रहे हैं। मतलब उसमें इस तरह का सवाल आया था कि जो क्लास जैसे मजदूरों के अंदर मजदूर महिलाओं की आज़ादी कितनी है, और जो इससे ऊपर और तबका करते हैं ये लोअर मिडिल क्लास है, और फिर उससे ऊपर जो है एकदम रिच जो कैपिटलिस्ट क्लास है। तो इन तीनों वर्गों, तीनों चारों वर्गों में मतलब महिलाएं इसमें मतलब किस वर्ग में सबसे ज़्यादा आज़ाद है और किसमें कम आज़ाद है? मतलब बहस की मतलब एक तो मैंने तो अभिनव को सुना तो वो बताते कि आमतौर जैसे महिलाएं मतलब मजदूर महिलाएं ज़्यादा आज़ाद हैं उस तौर पे कि उनको वो फैक्ट्री जाती हैं अपने फैसले ले, वो ज़्यादा मतलब लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास महिलाओं के मुकाबले वो अपने खुद के फैसले वो खुद ले लेती हैं। और एकदम जो एकदम रिच क्लास है वो अफोर्ड कर सकती हैं, तो इसलिए हाँ ये इन तीनों उसमें मतलब जो बीच में जो एक क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब एंटी वुमेन मतलब एंटी वुमेन ही क्या कहें, मतलब कि महिलाएं सबसे कम आज़ाद, अपना फैसला लेना सबसे कम उसमें है। देखो वो ये बेसिकली इसी से, ये भी मटेरियल जो हम भौतिक स्थितियां हैं उसी से निकलता है। जो काम करने, अगर वो मिडिल क्लास की औरत भी बाहर काम करने जा रही है तो जाहिरा तौर पे कुछ डिसीजन मेकिंग तो वो भी कर लेती है, लेकिन जो एकदम घर में ही कैद है, जिसके लिए वो घर की चार दीवारी ही उसका पूरा दुनिया है, उससे आगे वो दुनिया को जानती ही नहीं है, तो वो उसकी हिफाजत भी उतनी ही उससे करना चाहती है, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं ना, और वो उसके पास अपने पैरों पे खड़ा, अगर वो नहीं खड़ी है, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसके लिए तो वो घर ही, और उस घर में कुछ और उस संस्था को कुछ नुकसान पहुंचे तो उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हाँ, अगर हम इस तरीके से देखें तो वर्किंग क्लास की औरतें अपने रीज़न से, और जो बुर्जुआ औरतें हैं वो अपने रीज़न से कंपैरेटिवली, रिलेटिवली स्पीकिंग, तुलनात्मक तौर पे हाँ उनकी आज़ादी बनती है। उनकी ज़्यादा आज़ादी इसलिए होती है क्योंकि उन वर्किंग क्लास की औरतों का स्पेशली जो हमने बात की, जितना आप सोशल प्रोडक्शन में जाएंगे, जितना आप इस घर की चार दीवारी से बाहर जाएंगे, आप उतने सामाजिक भी तो बनेंगे। आप कई बार जैसे वर्किंग क्लास में जैसे महिलाएं उस तौर पे वैसे शोषण जो लोअर मिडिल क्लास में महिलाओं के साथ जिस तरह का शोषण होता है वो सह लेती है, लेकिन आप जब मजदूरों की भी जाइए, हाँ मैंने देखा है वहाँ पे आदमी जो डोमेस्टिक, वहाँ दोनों तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मतलब औरतें भी उतना ही आदमियों को पलट के वो करती हैं, और ये हमने देखा है हमारी बादाम मजदूरों में भी, मतलब दोनों ही तरफ से होता है, दोनों तरफ से गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब बराबरी पे होता है बेसिकली। वो जो वो ये तो हाँ मतलब ये तो है ही, ये तो है ही। और इस सेंस में भी देखो, इस सेंस में भी एंगल्स वो जो बोल रहे हैं ना कि डिसअपियरेंस, वो कह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा वर्किंग क्लास एज अ फैमिली, वो जब बात कर रहे हैं उसका एक रीज़न ये भी है कि वो जैसे जैसे औरतों का भागीदारी समाज में, सामाजिक पूरी उसमें बढ़ेगी, उतना ज़्यादा जो उनकी बंदिशें हैं, जो उनका दायरा है, वो उतना बंदिशें ख़त्म होगी और दायरा उतना व्यापक होगा। तो हाँ ये बात तो ठीक ही है कि वर्किंग क्लास की औरतें हाँ कंपैरेटिवली स्पीकिंग, बाकी तो वो पूंजी की भी मार झेलती हैं और पितृसत्ता की भी मार, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि अगर वो ज़्यादा आज़ाद है तो क्या वो इसका शिकार नहीं है, वो तो है ही।